रहीम। तमाम मौजूद हाजरीन का बहुत शुक्रिया कि आज हम इस बहुत ही अहम मुकालमे में शामिल हैं। तारिक फजली साहब आपका, इकबाल साहब आपका, शाहिद अहमान साहब आपका और शाफी साहब आपका कि आप हमारे साथ बतौर सामने शामिल हैं। खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद है कि आज हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे मामला पर बात करने के काबिल हो सकेंगे कि जो शायद इससे पहले इतनी तफसील से जेर बहस नहीं आए। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप जो हमारे बहुत सारे ऐसे हाजरीन और नाजरीन जो अभी या आने वाले वक्तों में इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें कुछ ऐसे मुफीद नुकात बता सकेंगे कि जिसकी रोशनी में वो अपना प्रिंट और पब्लिकेशन का लाएअमल तय कर सकेंगे। शाहिद साहब, आपसे आगाज करूंगा। सबसे पहले आपका जहन जानना चाहूंगा, हुस्न तबात क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आज के दौर में हुस्न तबात की अहमियत क्या है, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी आज से 30-40 साल पहले तो किताब पढ़ने का एक माहौल था और किताब का मौजू, उसका उसका कंटेंट, उसका मयार और उसका मुसन्निफ, ये बजाते खुद इतनी बड़ी तहरीक हुआ करते थे कि जिसके बल पे कोई किताब पढ़ी जाती थी या फरोख्त होती थी। अब आजकल चूंकि मुताले की अमूमी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है और सोशल मीडिया का भी इसमें एक रोल है, एक मुस्बत रोल भी है, एक मंफी इन मानों में कि लग के किसी किताब को पढ़ना, पूरी किताब, ये चीज़ बहरहाल कम हुई है, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल में। अच्छा, अब इसको इसको बेहतर कैसे किया जाए? इसमें यहाँ पे आके किताब की जो सॉरी और जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अहम है। यानी एक तो ये चीज़ है, एक तो ये पहलू है कि वो देखने में भली लगे, नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि टेक्निकली, यानी जो डिज़ाइन से, कम्युनिकेशन डिज़ाइन से वाबस्ता लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि एक किताब को रीडर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। यानी ये वो चीज़ है जो शायद आप, मैं या कोई और आम शख्स देख के महसूस ना कर सके या समझ ना सके कि इसके अंदर ऐसी कौन सी कमी है या ऐसी कौन सी खूबी है जो इसको इनडायरेक्टली एक रीडर को, उसकी आंखों को भली लग रही है। तो ये बहरहाल एक मखसूस जॉब है जो डिज़ाइन के लोग हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लोग हैं। फिर कम्युनिकेशन आर्ट्स और कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर किताब बजाते खुद एक इख्तिसासी शोबा है। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तमाम मराहिल और ये तमाम चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिर इसमें हम पब्लिशर हजरात भी अपनी कॉस्ट बचाने के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं करते, उस पर पैसे लगाने को ज़रूरत महसूस नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि किसी अच्छे कंपोजर से कंपोज करवा दी जाती है। अब कंपोजर और डिज़ाइनर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह कुछ अच्छे पब्लिशर कुछ मखसूस टाइटल्स के डिज़ाइन के लिए अलबत्ता रब्ता कर लेते हैं जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं उनसे, तो उस हद तक तो वो चलिए फिर कुछ मामला बेहतर हो जाता है। लेकिन एक पूरी किताब को कंसीव करना, सबसे पहले तो देखिए ना, मैं अगर एज अ बीइंग अ कम्युनिकेशन आर्टिस्ट, मैं चूंकि प्रोफेशनली काम करता रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर मेरे सामने कुछ चीज़ आती है तो मैं तो उसको उसको सोचता हूँ, उसको विजुलाइज करता हूँ, उसको कंसीव करता हूँ कि इसका मौजू क्या है, इसका इसका टॉपिक क्या है, जो इसका नफ्स मजमून है वो किस नोयत का है, और फिर ये कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किस एज ग्रुप की है, वो किस जेंडर से है, उसकी दिलचस्पियाँ क्या है, वो आम लोग हैं या खवास है, अहले इल्म है या तलबा है, वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए कि आजकल का जो एक आम कारी है, खा वो तालिब इल्म हो या प्रोफेशनल हो या आम आदमी हो, लाशऊरी तौर पे उसकी आंख की तरबियत इतनी ज्यादा हो चुकी है। यानी आप ये देखिए कि बाजार में अगर आप जाते हैं, एक जूते का इश्तहार फ्लायर आपको मिलता है, या पिज्जा का मिलता है, या किसी ऐसी चीज का जिसकी कीमत शायद 100 रुपए हो, वो भी 4 कलर आर्ट पेपर पे बड़ा प्रोफेशनली वेल डिजाइन होता है। तो ये चीजें जैसे जैसे लोगों के हाथ में आती हैं, उनकी आंखों से गुजरती हैं, तो उनको अंदाजा नहीं होता, लेकिन उनकी एक लाशऊरी सी तरबियत हो रही होती है प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो ऐसे में अच्छा, फिर जब बाहर से जो किताबें आती हैं अंग्रेजी में खास तौर पे, उनका मयार बहरहाल बहुत बेहतर होता है और उसमें रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को वो लोग देखते हैं। मसलन मैं, वक्त कम है, मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि किसी किताब के लिए किताब का साइज क्या हो, सबसे पहला सवाल ये होता है। अब ये अगेन एक साइंस है और इसमें बहुत से कंसिडरेशंस होती हैं जिसके बिना पे किताब का साइज रखा जाता है। यानी ये नहीं होता कि मार्केट में 23-36 अवेलेबल है और सस्ता है और सब कर रहे हैं तो हमने 23-36-16 में छापनी है। ये कोई हदीस तो नहीं है, ये कोई जरूरी तो नहीं है। अच्छा, फिर किताब का पेपर कैसा होना चाहिए?
ऑफ वाइट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। हमारे यहाँ व्हाइट पेपर को न जाने क्यों इतनी अहमियत दी जाती है और उसको अच्छा समझा जाता है, हालांकि वो महंगा भी होता है। तो चलिए महंगा ना भी हो तो वो कम से कम आई फ्रेंडली नहीं होता, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो जो ऑफ वाइट पेपर होता है या जिसको आप नेचुरल वाइट भी कहते हैं, उस तरह का वो सारी दुनिया में किताबों के लिए यूज होता है, तो वो ऐसे तो नहीं होता। फिर उसका ग्रामेज से कोई ताल्लुक नहीं है कि अच्छी किताब है, अच्छा पेपर लगाने का मतलब ये है कि आप ज्यादा ग्रामेज में लगा रहे हैं और वाइट भी लगा रहे हैं। ये अजीब यानी कि मार्केट की एक भेड़ चाल है। फिर आगे चलते हैं तो मतलब जो बाहर की किताबें अंग्रेजी की मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए टाइप सेट का इंतखाब, फॉन्ट का इंतखाब, फॉन्ट और टाइप में भी फर्क है, पहले तो ये मैं बता दूं। तो टाइप का इंतखाब भी बहुत हद तक बहुत सी कंसिडरेशन उसमें होती है, टॉपिक होता है, ऑडियंस होती है, साइज होता है। हमारे यहाँ वो भी नहीं है, बस ठीक है उर्दू की किताब है, नस्तालीक नूरी नस्तालीक 14 पॉइंट पर लगाया किताब चल। तो इसी तरह इंटरलाइन स्पेस होती है, इंटरपैरा स्पेस होती है, उसका लेआउट होता है, उसके मार्जिन होते हैं, नेगेटिव स्पेस, बेतहाशा चीजें होती हैं। फिर जाके उसका टाइटल का डिजाइन होता है और फिर बाइंडिंग और बहुत सी चीजें और होती है। क्या खूब। हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि ये समझा जाता है कि जो हार्ड बाउंड किताब है वो लाजमन अच्छा तासुर देती है और वो उससे वो वकी होती है, उसकी वक़्त होती है ज्यादा। हालांकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं होती। हर किताब को आप हार्ड बाइंड नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके यूजर का, रीडर का किताब से एक जिंदा ताल्लुक, एक आसानी वाला ताल्लुक पैदा हो और बरकरार रहे, तो आपको शॉर्ट बाउंड में ही जाना चाहिए। बहुत उम्दा अनुकात आपने बताए और आपने ऐसी बातें की कि जो जिनकी तरफ हमारे लोगों को गौर करने चाहिए कि किताब के साइज, मिसाल के तौर पे अब किताब, कौन से किताब का साइज क्या होना चाहिए, हम कभी इस पर गौर नहीं करते। और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी किताब का साइज क्या होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को भी पता चले और वो इन चीजों को तय कर सकें, क्योंकि उनको इसी साइज के हिसाब से फिर उनका बजट भी बन जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, ये कम। शायद साहब ने जो नुकात अभी बताए हैं, इन्हीं को इनके बारे में आपकी राय नंबर एक, और इस पर मजीद आप क्या कहेंगे? हाँ सर, ये कि असल में आपने जो बात की किताब का साइज क्या होना चाहिए, जी जी। किताब का साइज जहां तक मैं समझता हूँ कि किताब का ये नहीं है कि वो तारीखी किताब है या इस्लामी किताब है या जनरल किताब है तो उसका साइज आप उस किताब से किताब का साइज मेरे जहाँ तक मेरा तजुर्बा उसमें ये है कि आपकी सफ़ात की तादाद जो है वो डिपेंड करती है साइज पे। अगर मेरे पास मवाद ज़्यादा है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा है और वो अगर मैं 23, 36, 16 पे हम बनाने जा रहे हैं और उसके बन रहे हो 800 सवाल, 900 सवाल, तो अगर हम उसको 20, 30, 8 पे ले जाए तो उसके सवाल लाजिमाती कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगी पन्ने पर कि वो 800 सफ़ों की किताब देखते। एक तो ये कि 800 सफ़ों की किताब अगर कारी देखता है, पहली नजर में उसको होता है वो इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा। ठीक है। तो एक तो वो प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है, आप उसका साइज उसके हिसाब से रखते हैं। ठीक है। साइज तो ये मेन चीज है सबसे। ठीक है। अच्छा, जो शाहिद साहब ने बात की, इकबाल साहब के, इन्होंने कहा कि कुछ खास मौजुआत की किताबें ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ खास साइज ही अच्छे लगते हैं। जी शाहिद साहब, मैं अगर सही समझ पाया हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली एक और कंसिडरेशन जो है वो उसका यानी जखामत भी है कि मतन कितना जखामत मतन पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। ये जरूर है कि मतलब ज्यादातर हमारी जो इस्लामिक कुतुब हैं वो अमूमन 20 से 8 के ऊपर चलती हैं, क्योंकि वो उसकी वजह भी वही होती है, उनकी जखामत अमूमन ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वही सवाल जो मैंने शाहिद साहब से किया वो आपसे भी पूछता हूँ कि आप चूंकि खुद भी ग्राफिक डिजाइनिंग और पब्लिकेशन से वाबस्ता है, कि हुस्न तबात क्या आपकी नजर में क्या चीज होती है? हुस्न तबात जो है वो एक चीज से कंसीडर नहीं की जा सकती। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि नस्तालीक अगर उर्दू लिख रहा है तो नस्तालीक में नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नस का भी बेहतर फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी किताब की हुस्न बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन उस फॉन्ट को यूज करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो पर्शियन के हैं, जो
बुक्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लोग करते हैं और उसमें उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि नस्तालीक में ही उर्दू आएगी तो साफ होगा, ज़्यादा हुस्न आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि नस्तालीक देखें, अभी तक हमारे यहाँ नस्तालीक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम लोग सिर्फ नस्तालीक सिर्फ नूरी नस्तालीक को ही जानते हैं अच्छा, कि बस यही फॉन्ट है नस्तालीक का और कोई फॉन्ट नस्तालीक का है नहीं। ठीक है। तो कितनी तरह के नस्तालीक हैं? हम तो सिर्फ नूरी को जानते हैं। देखिए असल में आप अगर नस्तालीक के हवाले से देखें तो सबसे ज्यादा खूबसूरती जो है वो पर्शियन स्टाइल में है, पर्शियन नस्तालीक। अच्छा, ये आपकी जाती राय है या ये मार्केट ट्रेंड है? जी देखिए, मार्केट ट्रेंड अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से बात करेंगे तो मार्केट ट्रेंड में बिल्कुल नहीं आती पर्शियन नस्तालीक। यहाँ हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता। हमारे यहाँ फारसी खत पसंद नहीं किया जाता। फारसी नस्तालीक को पसंद नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है और वो जली ज्यादा होता है बनिस्बत हमारा जो असल में नूरी नस्तालीक जो डेवलप किया गया वो बेसिकली अखबारात की जरूरत के मुताबिक ज्यादा उसको कंसीडर किया गया। अच्छा, तो यानी कम जगह पे ज्यादा मतन आ जाए, कम जगह पे। हाँ नहीं, मेरी बात तो इसी तरह थी कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी तक यहाँ पे उर्दू के हवाले से हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ, खसूसन फॉन्ट्स के हवाले से हमारे यहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ। वो काम यूँ नहीं हुआ कि हमारे, आपको पता है क्योंकि पायरेसी का रेशियो इतना ज्यादा है कि कोई भी शख्स जो अपना फॉन्ट बना के लेकर आता है वो रिलीज ही नहीं कर पाता। मैं अपने कितने ही जानने वालों को जानता हूँ जो कि उर्दू के बहुत अच्छे फॉन्ट वो बना चुके हैं, मौजूद हैं, वो रिलीज नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? रिलीज नहीं कर रहा है मतलब किसी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो बेचने को तैयार नहीं है या कोई खरीदने को तैयार नहीं है? नहीं, अब वो देखिए, मुझे अगर अपने पर्सनल इदारे के लिए या जाहिर साहब को अपने पर्सनल इदारे के लिए फॉन्ट चाहिए तो लाजिम बात है मुझे 2 या 3 सिस्टम 4 सिस्टमों के लिए चाहिए होगा, 5 सिस्टम के लिए चाहिए होगा। मैं 5 सिस्टम के लिए उसका लाइसेंस ले लूँगा। फॉन्ट का सिलसिला यह है कि फॉन्ट की आज तक कोई सिक्योरिटी है नहीं। अगर मैं 5 सिस्टम्स के लिए फॉन्ट ले लेता हूँ उन साहब से, जो भी उसका मेरा मामला बनता है उस पर भी किया मैंने, लेकिन वो फॉन्ट लेने के बाद मैं उसको पूरी दुनिया वालों को फ्री बांट दूं, मुझे पर कोई वो नहीं है, उसकी कोई कानूनी बैकअप नहीं है, कोई कानूनी बैकग्राउंड तो है ही नहीं। कानूनी तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है ही नहीं कोई, सॉफ्टवेयर के हवाले से तो कम से कम बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि अगर चूंकि लीगल बैकअप नहीं है लिहाजा इसकी वजह से फॉन्ट डेवलपमेंट का शोबा तरक्की नहीं कर पा रहा। फॉन्ट डेवलपमेंट का भी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी हम आज तक वाहिद एक इनपेज है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी इनपेज और इनपेज की में भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। उस वक्त से डेवलपमेंट नहीं हो रही जब उससे 1998 में उसका वर्जन 2 पायरेट हुआ और उसके बाद आज तक वो दुनिया भर में पायरेट वर्जन लोग यूज कर रहे हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है। हालांकि इनपेज के लिए हमारी एक लाइन है छोटी सी, हम ये कहते हैं इनपेज के कंप्यूटर दुनिया भर में कोई नहीं मां सिवाय पायरेसी। अभी जो जिस तरह मोहतरम ने बात की है साइज के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने। यानी किताब की ज़खामत ये एक पहलू है किसी मखसूस साइज को कंसिडर करने का, यहाँ तक मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है और ये बहुत अहम पहलू है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जब मैंने साइज की बात की थी तो जरूरी नहीं है कि हम मुरव्वजा साइजेस में रहते हुए ही बात करें या एक साइज से दूसरे साइज का जो बहुत ज्यादा फर्क है, जिस तरह इन्होंने बताया कि 23-36-16 और 20-30-8 ये खासा फर्क है, तो इसके अलावा भी बात हो सकती है। मसलन मैं मिसाल के तौर पे यहाँ चूंकि सब प्रोफेशनल है तो मैं अर्ज कर देता हूँ, मतलब मैं अपने इदारे से जो किताबें छापता हूँ मेरी 90% किताबें 23-36 में नहीं छपती, वो छपती हैं 25-36 में। अब कहने को 23-36 और 25-36 की किताब में आधे इंच का फर्क होगा चौड़ाई की रुख से, हाइट उसकी भी सेम होती है, लेकिन इस आधे इंच से उस किताब की खूबसूरती में, उसकी लोकेशन में, उसके अंदर जो स्पेस आपको चाहिए होती है वो इतनी बढ़ जाती है और इतना उसका असर ज्यादा होता है
कि वो हाथ में लेने से और देखने से महसूस होता है। आम आदमी को साइज का नहीं पता। देखिए हमारे यहाँ चूंकि एक तो बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है कमर्शियल पहलू को, हालांकि मैं खुद पब्लिशर हूँ, ठीक है वो करना चाहिए, लेकिन वो इतना अहम नहीं जितना हमने अपने जहन में उस चीज को अच्छा सवार कर रखा होता है। अच्छा, ये इतना 25, ज्यादा 36 और 23, जी जी 25, 36 और 23, 36 में इतना फर्क नहीं होता, हार्डली 5% का फर्क होगा टोटल कॉस्ट का। लेकिन उससे जो आता है उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अब आप देखिए ना 23-36 की अगर किताब है 16वें साइज की, तो उसके अंदर उन्होंने 4.5 मैटर रखा हुआ है, तो वो जो बाइंड होती है खासतौर पर अगर वो ब्लू बाइंड है तो वो बाइंडिंग वाली साइड से इतना ज्यादा अंदर वो मैटर जा रहा होता है कि वो खोल के पढ़ना एक अजीब सा ही वो मुश्किल बिल्कुल होता है। ठीक वो है, कारी बिल्कुल ठीक है। कारी को उसकी आंख को उसको तकलीफ दे रहा होता है, उसको एहसास नहीं होता, वो उसको महसूस नहीं कर सकता कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यही ठीक, आधा इंच जो आपको मिल रहा है अगर आप वो वहां पे दे दें तो वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। खूबसूरत हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त सुहेल डोसा डोसा साहब भी हैं और शाफे साहब भी हैं। शाफे साहब का तारुफ करा दूं, वो नौजवान हैं, इस वक्त इंटर में पढ़ रहे हैं फजाइया कॉलेज में कराची में, और एक नावल लिख चुके हैं, अभी इनके पास मुसवदा रखा हुआ है। और सुहेल डोसा साहब जो है वो आखान डेवलपमेंट नेटवर्क से इनका ताल्लुक है। तारिक फजली साहब को भी लूप में ले लूं। जी सर, अभी जो गुफ्तगू हो रही है, अस्सलाम वालेकुम पहले तो सब लोगों को। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। तारिक फजली है, फजली सन्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा ताल्लुक है। तो अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें जो जाहिर है हम जो हमारी सूरत हाल है इल्म की और इल्म दोस्ती की, उसी हिसाब से ही पब्लिशिंग हमारे यहाँ हो रही है। उसका नतीजा भी सबको पता है। अगर जिस चीज़ की डिमांड होती है तो जाहिर है लोग ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। किताबों की जो उसने तबाद के हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि अगर हम आज से 30-40 साल पहले देखें, किताबें जो शाये होती थी वो बड़े एहतमाम से होती थी, क्योंकि माशरा जो था वो ज़्यादातर लोग किताब पसंद करते थे, किताब दोस्त थी, उसकी वैल्यू थी। और ज़्यादातर जो आप सरवक्त देखेंगे ना, तो वो उस वक्त जो लोग बनाने वाले थे, सादिक़ैन के सरवक्त मिलेंगे आपको, चुगताई साहब के मिलेंगे, हनीफ रामी के मिलेंगे, असलम कमाल के मिलेंगे। और ये बड़े बड़े नामवर लोग हैं जो आज भी लोग इनके लोग नाम जानते हैं। क्या अच्छी तो बात की आपने। वो बड़ी बड़ी तवज्जो उनकी होती थी और बड़ा एहतमाम होता था किताब की अशात होना। किताब जो है वो हर आज जो मुझे शिकायत होती है आमतौर पे कि हर आदमी जो है वो चाहता है कि वो उसका चाहे कोई मुताला हो ना हो, वो हमारे पास एज अ पब्लिशर आता है, कहता है जी मेरी किताब जो है ना वो आप छाप दीजिए। उससे हम कहते हैं भाई ये किताब तो हम कैसे छाप सकते हैं, इसकी एक वैल्यू होती है बेचने की। तो वो कहता है यार नाशिर तो हर कोई यही करता है। उसका ख्याल होता है कि कोई भी किताब उसने लिख दी है तो बस वो किताब छपनी चाहिए, वो बिकनी चाहिए और नाशिर जो है वो उसको रॉयल्टी भी दे, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये मसाइल हैं बड़े बहुत सारे। आप सिर्फ गुफ्तगू जो पहले हो रही थी कि पब्लिशिंग दुनिया, अगर हम प्रिंट पब्लिशिंग की बात करते हैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास डाटा मुझे मिलता रहता है या मैं देखता हूँ दिलचस्पी की वजह से, उसमें तो सारी दुनिया में प्रिंट पब्लिशिंग जो है उसमें ग्रोथ ही है, डिक्लाइन कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान प्रिंट यानी कागज पर छपने वाली किताबें आप कह रहे हैं ज्यादा जी बिक रही हैं, हर साल ग्रोथ है उसकी। जो मैं आपको पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है ना 2020 का जो डाटा है, इसमें जाहिर है पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे, ग्लोबल डेटा की बात कर रहे हैं, जो कि बड़ा लोग स्टैटिस्टिक करके जमा करते हैं और ये गूगल पे मौजूद है। जो 88 बिलियन डॉलर की जो है ये इंडस्ट्री 2020 में थी और 2021 के अंदर बावजूद कोविड के ये 93 बिलियन डॉलर को टच कर चुकी है। अच्छा। और एस्टिमेटेड 2025 तक 105 बिलियन तक डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इसमें मजे की बात यह है मजीद के 1.7 मिलियन जो है ना यूएस का 2018 का डेटा है कि पब्लिश हुई है किताबें 2018 में, सेल्फ पब्लिश्ड। तो जो पब्लिशर का मामला है नई न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कि यार पब्लिशर नहीं मिलते, तो बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी की वजह से उनके लिए ये काम बहुत आसान हो गया है। अगर हम इसको ISBN के डाटा से चेक करते हैं कि यार दुनिया में क्या सूरत हाल है, ISBN का डाटा भी दुनिया में विकिपीडिया पे मौजूद है। उसमें हाईएस्ट हजमाबुल अमेरिका है जहां पे तकरीबन 2,75,000 किताबें जो हैं वो शाये हुई हैं। 2,75,000 टाइटल कहना चाहिए। जापान में 1,39,000, इंडिया में 90,000, ईरान में 1,02,000 और पाकिस्तान में कोई गैस करेगा कितनी होंगी ये ISBN के डाटा के हिसाब से? 3,811। हमारे यहाँ तो ISBN का डेटा भी नहीं होता सर। मैंने वही कहा ना सर, 3,811। अब ये मैंने अभी सोचा ड्रिल डाउन नहीं किया है कि मैं उसको एग्जैक्ट बता सकूं। ये 2020 की बात बता रहे हैं आप भाई साहब? ये 2018 का डेटा बता रहा हूँ। 2018।
के बगैर आईएएस जी अभी मैंने अभी बहुत मैंने इसको अभी अर्ज कर रहा हूँ कि देखा नहीं है कि इसमें सिर्फ ISBN का डेटा भी शामिल है, ये विकिपीडिया से मुझे मिला था। तो ओवरऑल जो सर दुनिया भर की सूरत है वो प्रिंट मीडिया का जो चैलेंज है उस हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि किताब जो है ना उसको फिलहाल अभी आइंदा 10-15 साल कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वजह वही हुई है कि नेट की वजह से मैं तकरीबन 30-40 साल हो गए किसी न किसी तरह वाबस्ता हूँ। एक सही कारी तक पहुंचना पहले बड़ा मुश्किल काम होता था, उस तक किताब की तलब पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता था, क्योंकि जाहिर है जराए जो थे वो हमारे पास वो बहुत ऐसे थे जो कि या तो बहुत उनके ऊपर आपका जरे कसीर खर्च होता था या फिर आप तक सही आदमी को नहीं पहुंचता था। मगर नेट की वजह से, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से आज ये बड़ा आसान हो गया है, और फिर किताब को पहुंचाना, पैसे कलेक्ट करना, ये बड़ा आसान हो गया है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे यहाँ भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ग्रोथ है, और जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर उनको आइडिया है कि अगर अच्छी किताब होती है तो वो बिकती है। बाकी अगर आप डेफिनेशन, हाँ मैं जरा आप इसलिए जल्दी जो डाटा कर रहा हूँ कि और भी लोग हैं बात करने वाले, जो किताब के हवाले से कि यार दुनिया भर का बेंचमार्क क्या है, यार कौन सी किताब हम कहेंगे यार ये किताब कामयाब किताब है, तो उसमें जो, क्योंकि दुनिया भर में लिटरेरी एजेंट्स होते हैं, जितने बड़े दुनिया के ऑथर्स हैं वो सारी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर किताब लिखने के बाद एक काम होता है एडिटर का, जो हमारी जिसका कोई नामो निशानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा दूसरा काम होता है पब्लिशर ऑथर के लिए एक लिटरेरी एजेंट को हासिल करना, ताकि वो मुख्तलिफ पब्लिशर से उस किताब के ट्रांसलेशन और सारी चीजों को, वो सब चीजों का यहाँ पे कोई फिलहाल इम्कान नहीं है कि पता नहीं कब शुरू होंगी। तो वो उस लिटरेरी एजेंट का कहना था यार जो किताब 15,000 प्रिंट हो जाती है, यानी बिक जाती है 15,000, तो हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छी पब्लिकेशन होती है। तो सारे ये सब पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं, नंबर्स और डाटा को देखते हैं, तो हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो बस कहता हूँ कि बस मुनासिब है, मगर ना तो खुशाइंद है, ना कोई ऐसी है कि हम उस पर कोई बहुत खुश हो। अच्छी किताबें छपनी चाहिए। हमने जो साइज की बात हो रही थी कि यार किताबों का साइज क्या होना चाहिए, मैंने खुद पर्सनली बहुत से तजर्बात किए। मैंने पॉकेट साइज के अंदर सबसे पहले दीवाने गालिब शाये किया था 97 में, गालिब की उसके ऊपर पैदाइश के ऊपर गालिबन 97 में। हाँ, तो वो उस वक्त जो है मुशफिक ख्वाजा साहब मरहूम से बात हुई, मैंने उनसे कहा था मेरा इरादा है कि गालिब पे मैं पॉकेट साइज का कुछ करूं। तो उन्होंने कहा यार गालिब पे तो 25 दीवान मौजूद हैं, तुम क्या करोगे शायद। मैंने कहा सर एक मेरे जहन में है, बस मेरा ख्वाहिश है, मुझे गालिब बड़ा पसंद है कि एक पॉकेट साइज में वो हर वक्त आपके साथ हो, सफर कर रहे हैं आपके बेड पे, कह ले अच्छा कोशिश कर लो। उन्होंने बड़ी मुझे हौसला अफजाई की। जमीन नियाजी साहब से जब मैंने मरहूम से उसका अपना इरादा जाहिर किया तो उन्होंने बाकायदा मुझे जो है इतना खुश हुए, उन्होंने मुझे रेफरेंसेस दिए निकाल के, और बहुत सी उनकी जो चीजें थी पुरानी रखी हुई ढूंढने में थी कि जरूर करो। मैंने जब उसको शाये किया तो वो पहला ही एडिशन जो 1000 का था वो 1 हफ्ते में खत्म हो गया। और उसको हमारे पॉकेट साइज एडिशन के बाद फर्जी संस के कोई 10 लोगों ने उसको पॉकेट साइज में शाये किया। उसी ट्रेंड को हमने आगे बढ़ाया और इकबाल को फिर हमने 98 में कुलियात इकबाल पॉकेट साइज पे शाये की, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेस्ट सेलर बुक है, क्योंकि उस जिस तरीके से हमने उसको शाये किया था और उसमें जितनी मेहनत की गई थी उसका प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह, बाइबल पेपर पे उसको हमने प्रिंट किया। मुसद्दस से हाल ही हमने की। फिर इंतखाब दीवानों का इंतखाब, जो मुख्तलिफ मीर के दीवान हैं उनका इंतखाब मुशफिक ख्वाजा साहब की मदद से करवा के वो फिर शाये किया गया। तो ये सब पॉकेट साइज में किया गया। तो किताब का जो साइज है सर, वो लोग जो है 9x6 की जो हमारी स्टैंडर्ड 36-16 की किताब है, अक्सर लोग उससे बोर हो जाते हैं। और मुझे खुद भी जो ये बड़ा साइज है, जैसे कि शायद सबने अर्ज किया कि वो जो 25-36 का साइज है, ये हार्ड कवर का इंटरनेशनल साइज है, और ये इसको पढ़ना वाकई बहुत आसान है। और इसको अगर वाकई आपको किताब पूरी पढ़नी हो तो इस साइज में पढ़ने का ज्यादा मजा है। किताबें असूली तौर पे बड़े साइज में ही प्रिंट होनी चाहिए, एटलीस्ट इस साइज में। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो कि आप कई जनरेशन से प्रिंट पब्लिकेशन में हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इस वक्त ट्रेंड सेटर्स के एक इज्तिमा में मौजूद हूँ। आपने पॉकेट साइज बुक पब्लिशिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू किया। इकबाल साहब ने जो है वो सॉफ्टवेयर्स की दुनिया में नए ट्रेंड्स दिए। शाहिद साहब ने जो है वो अपनी किताबों के जरिए नए ट्रेंड्स दिए। तो मैं ट्रेंड सेटर्स की इस महफिल में हूँ। ये बताइए कि जो बदलते हुए रुझानात हैं किताबों, कारी की तरफ से क्या डिमांड्स आ रही हैं? मैं बताऊं आपको कि जब आप कराची बुक फेयर की मैं बात करूंगा, जब यहाँ बुक फेयर लग रहा था 2 साल से, तो खैर कोविड की वजह से नहीं लगा, मगर उससे पहले जब बुक फेयर लगता था तो हमारे स्टैंड के ऊपर भी, और जहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो लिटरेरी किताबें जो है अगर उसके 10 स्टैंड थे तो 90 स्टैंड होते थे दीनी किताबों के। तो हमारे यहाँ जो पब्लिशिंग की सनत है वो बहुत ज्यादा अब उसकी तरफ आ गई है कि जनरली रिलीजियस बुक्स बहुत ज्यादा प्रिंट होती हैं। अब बात आ जाती है, मैं अपना तजर्बा आपको बताता हूँ। जब मैंने 96 में प्रॉपर बुक शॉप स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमारे पास मुख्तलिफ लोग आते थे और मैंने 2000 तक उस बुक शॉप के साथ मेरा ताल्लुक रहा। फिर मेरे छोटे भाई साजिद भाई जो है वो अब उसको चलाते हैं। मेरा उस वक्त मेरा तजर्बा ये था कि यार जो लोग दीनी किताबें खरीद के ले जाते हैं ना, उसमें से शादो नादिर पढ़ते हैं। ये आपको बताऊं बात। और जो किताबें अदब की खरीद के लेके जाते हैं शौक से ना, तो वो अक्सर किताबें पढ़ते हैं। यानी मेरा मुशाहिदा है ये। तो उसमें से यानी मैं इस तरह कह सकता हूँ कि आप अगर 10 लोग लेके जा रहे हैं दीनी किताबें, ये मेरा तो मुशाहिदा है, गलत भी हो सकता है, मगर उसमें शायद 2 पढ़ते होंगे। और जो अदबी किताबें लेके जाते हैं वो 10 लेके जाते हैं तो 8 लोग पढ़ते होंगे। इसकी मिसाल ये थी कि मेरे पास मैं वहां पे जब आते थे लोग, तो ऐसे टाइम होता था बड़ा, कराची का अमन और सुकून का जमाना था और कोई अफरा तफरी नहीं थी। 96, 7, 8 की बातें बता रहा हूँ। तो उस वक्त जब मैं उनसे बात करता था, तो जब कोई मैंने जो किताब मेरी पढ़ी हुई थी, जब मैं उस पर बात करता था तो वो आए बाएं शाएं करते थे लोग। और अक्सर अदबी किताबें जब मैं पढ़ता था तो लोगों को अफसानों के नाम भी याद होते थे, लोगों को ये भी याद होता था कि यार ये किताब जो है ये कितने एडिशन, मतलब दिलचस्पी नजर आती थी। बिल्कुल आप ठीक है। तो ये हम अच्छा, और एक और बात जो बड़ा एज अ बुक सेलर और प्रिंटर मुझे देखा कि जो किताब रिटर्न आती है ना, यार किताब में फॉल्ट है, फर्मा डबल लगा हुआ है, आपके प्रिंटिंग खराब है, ये अदबी किताब तो आती है, दीनी किताब कभी नहीं आती क्योंकि वो खुलती नहीं है। तो ये सब वो लोग और शाहिद साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि एक किताब की रीडर फ्रेंडलीनेस होती है, उसकी कारी दोस्ती होती है। तो इसके बारे में बताइए कि रीडर फ्रेंडलीनेस को आप कैसे इंश्योर करते हैं और आप कैसे बढ़ाते हैं? पाकिस्तान में ये पॉकेट बुक्स के पहले भी तजर्बे हुए पेपर बैग के अंदर, शेख गुलाम अली ने भी किए हैं और भी लाहौर के पब्लिशर्स थे, उन्होंने किए हैं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिक को पॉकेट पे लेकर आए थे, और उस वक्त हमने पेपर बैग के अंदर भी कोई फिक्शन छापा था, पॉकेट इंटरनेशनल जो पॉकेट बुक सीरीज होती है ना, जो नॉवेल्स होते हैं पेपर बैग के, उस साइज के अंदर। मगर वो इतनी कामयाबी नहीं हुई। उसमें वजह उसकी यही थी कि हमारी ख्वाहिश थी कि यार ऐसा फिक्शन प्रिंट हो, तराजिम वगैरह आसिफ फर्रुकी मरूम ने कुछ किए थे, हारिस खलीफ के हमने उसमें नज़मों का मजमूआ छापा था, असद मोहम्मद खान का गीत का मजमूआ छापा था, कि लोग जो है वो एक सस्ती किताब उनको मिल सके। क्योंकि जाहिर है किताब छोटी होगी और पेपर बैग होगी तो उसकी कीमत और कॉस्टिंग कम होगी। मगर वो एक जो होता है ना कि एक हाथों हाथ किसी चीज को लिया जाए, वो उसको नहीं लिया गया। किताबें जो हैं हमारे यहाँ आज भी जो ट्रेंड मुझे नजर आता है कि जो अच्छे लिखने वाले हैं, गिनती के हमारी 10 उंगलियां ज्यादा हैं, बस उन्हीं की किताबें प्रिंट होके बिक रही हैं, जिसको बिकना कहते हैं। बाकी जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी किताबें भी आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कोई खास उनका वो नहीं है कि हम कहें कि यार ये बेस्ट सेलर की एक लिस्ट 2021 की, मुझे आप कहें कि यार 2021 की एक बेस्ट सेलर लिस्ट बना दें, तो अगर मैं मुझे पसंदीदा जाती तौर पर किताबें होंगी मैं बना तो दूंगा, मगर इस बात की जमानत नहीं है कि वो किताबें जो है 1000 से ज्यादा बिकी। हाँ, अच्छा, मतलब वो फरोख्त होना और बात है और किताब का अच्छा होना और बात है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी बहुत अच्छी लोगों ने किताबें जो है लिखी हैं और वो बिकनी चाहिए। हकीकत में उन्होंने बड़ी मेहनत करके उस पर काम किया है, मगर वो किताबें जो है लोगों को उनका नाम भी नहीं पता होते। तारिक साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि अच्छी किताबें लिखी हैं, यानी कि आप ये नफ्स मजमून के हिसाब से कह रहे हैं या तबाद के हिसाब से कह रहे हैं या ओवरऑल? नहीं सर, मैं सर देखें, मैं आपको बताऊं, असल चीज तो रूह है। तबाद और सारी चीजें, कागज अच्छा, साइज, बाइंडिंग, कुछ भी हो, वो कचरा है अगर अंदर कंटेंट सही नहीं है। बात सीधी सी है। हम जब भी बात करेंगे ना तो इसी की बात करेंगे कि यार कंटेंट में जान थी तो काम किताब जो है वो अच्छी थी, अदरवाइज तो जाहिर है वो हमें कोई उसको उसकी जाती किताब को ऐसा, वो तो फिर वही बात है कि लोग कहते हैं ना कि यार लोग आते हैं बुक शॉप के अंदर है, मुझे 4 नीली किताबें दे दो, 4 काली दे दो, 4 पीली दे दो। अच्छा, ये भी होता है, मैं अपने ड्राइंग में रख, ये भी होता है। तो वो फिर उसके लिए काम में आएगी, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल। कंटेंट की बड़ी वैल्यू है सर। हमारे साथ अब्दुल सलाम सलामी साहब भी हैं। मैं एक दो बातें हुस्न तबात के हवाले से अर्ज करना चाहूँगा। हुस्न तारिक साहब ने भी अच्छी बात की कि रूह जो है किताब की वो तो मतन है। अगर मवाद उसका है, मौजू अच्छा है, बयानिया अच्छा है, तो कारी अगर वो न्यूज़ प्रिंट पे भी छपा हुआ है और छपाई ख़राब है तो उसके बावजूद वो पढ़ेगा। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जो मवाद को देख के किताब को ख़रीदते हैं। जब ख़रीदने वाला बुक स्टॉल पे जाता है तो वो किताब की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखता है
उसका टाइटल कैसा है, उसका कागज कैसा है, उसकी बाइंडिंग कैसी है, और उसके बाद वो उसकी बुनियाद के ऊपर वो खरीदने का फैसला करता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज जो है उसको सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए कि जो उसको कारी को इस बात के ऊपर राग़िब करे कि भाई आप ये किताब खरीदें। और उसके साथ साथ बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मवाद और मौजू उसकी और बयानिया उसकी बहुत अहमियत है, उसको भी बराबर की अहमियत देनी चाहिए। मार्केटिंग के सिलसिले में जो बातें हुई हैं, थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन मुझे अभी चंद रोज पहले एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली जो मैं यहाँ पे आप सबको उसमें शरीक करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद की एक एनजीओ है, तहकीक का इदारा है, वो उनके बारे में पता चला कि वो बहुत महदूद पैमाने के ऊपर अभी उन्होंने, किताबें तो उनकी बेशुमार हैं, टाइटल उनके बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी 2 किताबों को फेसबुक के जरिए फेसबुक के पेड ऐड के जरिए उन्होंने प्रमोट किया। उसके नतीजे में उनको जो रिस्पांस मिला है वो ये कि रोजाना उनकी 150 किताबें कैश ऑन डिलीवरी पे सिस्टम के ऊपर जाती हैं। अच्छा। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि उनका एक एडिशन जो है वो तो चंद रोज में निकल जाएगा और वो दूसरे एडिशन की तैयारी कर रहे हैं इसको देखते हुए। अच्छा, और ये किताबें ना दीनी है, अब आप कोई सवाल है तो करें, तो फिर मैं उस किसी सिलसिले में और अर्ज नौयत की करूंगा, किताब इसलिए कि उससे पहले जो बातें हो चुकी हैं वो मैं नहीं सुन सका हूँ। और मेरा ख्याल है कि उसमें किताब का लेआउट, किताब का टाइटल, डिजाइनिंग और तारिक साहब ने उसकी तरफ निशानदही की कि सबसे अहम जो किताब को परखता है उसके मवाद को, और वो तो एडिटर होता है जो मतन को देखता है, और दूसरा एक होता है टेक्निकल एडिटर जो किताब की प्रोडक्शन के हवाले से और उसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से चीज़ों को देखता है। तो वो ये दोनों हमारे यहाँ नहीं है जिनकी और अब ये रुझान, चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, हर एक के लिए किताब छापना आसान हो गया है, तो अब ऐसी ऐसी किताबें छपती हैं और इस तरीके से छपती हैं कि अफसोस होता है। आपने जो ये जो जिस एनजीओ की किताब का आपने जिक्र किया जिसे उन्होंने फेसबुक मार्केटिंग के जरिए बेचा, ये किताब न शायरी की है ना अदब की है, बल्कि ये किस नौयत की किताब है? नीम तहकीकी मौजू पे हैं किताबें। अच्छा। खालिस तहकीक भी नहीं है और नीम तहकीक की मौजू पे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो खर्च हो रहा है 100 रुपये हमारे एक किताब पे फेसबुक के इश्तिहार पे जा रहे हैं, 100 रुपये कोरियर पहुंचाने के लिए ले रहा है, और 100 रुपये जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से ये कोई बुरा सौदा नहीं है। आप तो चूंकि आप डिजाइनर भी नहीं हैं, आप पब्लिशर भी नहीं हैं, आप फैसिलिटेट करते हैं किताबों को, तो जो मुख्तलिफ इदारे आपसे मुख्तलिफ किस्म की तवक्कुआत या ज़रूरियात का इजहार करते हैं, हमारे पास सोहेल डोसा साहब भी हैं, ये भी किताबें छपवाते हैं, तो जो लोग आपसे तवक्कुआत रखते हैं किताब के सिलसिले में, उसका थोड़ा सा तजुर्बा बयान कीजिए। सबसे अहम चीज़ है कि जब कोई कहता है कि ये किताब है और ये छपनी है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपका बजट कितना है, और उस बजट के मुताबिक फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई इसमें इस बजट में इस तरह की किताब छप सकती है। मिसाल के तौर पर अर्ज करूँ, अभी एक किताब मुकम्मल की है, उन साहब ने, उनके पास बजट तो था, लेकिन उन्होंने मुझे शुरू में, नए साहब थे, उनको पहले से उनसे मेरा तारुफ नहीं था, उन्होंने मुझे शुरू में ये तासुर दिया कि उनके पास बजट कम है। तो मैंने उसमें बहुत कटौतियां करके उनको फिर बजट बताया कि इसके अंदाजन इतनी लागत आएगी। बाद में पता चला कि उनके पास तो बजट बहुत है, तो लेकिन वो काम इतना आगे बढ़ चुका था कि अब वो चीज़ें रिवर्ट नहीं हो सकती थी। उसमें मैंने क्या किया था, मैंने प्रूफ रीडिंग, प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग वो शामिल नहीं की थी। तो प्रूफ रीडिंग मैं अपने तौर पे करता हूँ और थोड़ी सी ट्रेनिंग तो हो गई है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा प्रूफ रीडर नहीं हूँ मैं और गलतियाँ रह जाती हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप मुझे शुरू में बता देते हैं कि आपका कितना बजट, आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो फिर मैं इसकी प्रूफ रीडिंग एक प्रोफेशनल प्रूफ रीडर से करवाता। और प्रूफ रीडिंग का एक अलग मसला है किताब का, हमारे यहाँ अच्छे प्रूफ रीडर भी नहीं है, आप पैसे भी देते हैं उसके बावजूद किताब में गलतियाँ होती हैं। मुझे खुशकिस्मती से एक बहुत अच्छे प्रूफ रीडर मिल गए जो प्रोफेशनल प्रूफ रीडर नहीं है, इंजीनियर हैं, लेकिन वो, मैं उनको कोई किताब देता था जो मैं तैयार होती थी, तो वो उसके अंदर 25 गलतियां निकाल के वो कहते थे कि ये आप देखें, आप ये कैसी किताब।
तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट किताब की प्रूफ रीडिंग आप करेंगे। तो मैं उनसे प्रूफ रीडिंग कराता हूँ, थोड़े से महंगे हैं, जाहिर है अच्छा काम करेगा तो वो महंगा होगा। तो बजट के हिसाब से किताब, अगर टाइटल एक कराची के अंदर एक अच्छा आर्टिस्ट टाइटल बना रहा है तो उसके वो वैसे तो बनाने के लिए 1,000 रुपए भी में भी बन जाता है टाइटल। अच्छा अगर आप प्रोफेशनल जिसको आप कॉन्सेप्ट देंगे, किताब उसको पढ़ने के लिए देंगे और वो फिर सोच समझ के बनाएगा, वो 5,000 रुपये लेता है किताब टाइटल के। जिनसे मैं बनवाता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे लोग इससे भी सस्ते में भी बना देते हैं। जो आजकल के ग्राफिक डिजाइनर हैं बच्चे, इस नौजवान हैं, वो अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ चीज़ें इधर उधर से लेके, इंटरनेट से चीज़ें लेके और वो बना देते हैं टाइटल, वो भी चल जाते हैं। तो ओरिजिनल चीज़ कि उसमें कोई इशू ना आए पायरेसी का और नकल का, उसमें थोड़ा सा अखराजात जो होते हैं उसके ज़्यादा होते हैं। अब मसला यह है कि किताब पे इतनी लागत आ जाती है कि वो खरीदार की, जो पढ़ने वाला है उसकी जेब पे बड़ी भारी बन जाती है। अगर हम सारी चीज़ों के लिए, अब एडिटर का भी मसला है कि एडिटर नहीं है हमारे यहाँ, अगर एडिटर की भी शामिल हो जाएगा तो उसके भी अखराजात होंगे। तो ये किताब को सबसे अहम, जो हमारे पास किताब को प्रमोट करने के लिए और इस कल्चर को बढ़ाने के लिए, इस रुझान को बढ़ाने के लिए किताब ख़वानी के, हुकूमत को किताबों के लिए कागज़ के ऊपर जो ड्यूटी वगैरह है उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि वो ड्यूटियाँ कम हों। पर किताब सबसे अहम, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है वो होती है पेपर की आमतौर पे, तो उसके ऊपर। लेकिन जाहिर है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी तरजीहात किताब वगैरह तो नहीं। ये बहुत ही आपने अहम बात की। इससे पहले मेरी अभी बात हो रही थी इकबाल अहमद साहब से भी, शाहिद साहब से भी, और अभी आपने भी ये बात की कि पाकिस्तान में इदारे नहीं हैं जहाँ ये तमाम जो मौज़ूआत हैं ये पढ़ाए जा रहे हों, पढ़ाई जा रही हो, उर्दू सॉफ्टवेयर पढ़ाए जा रहे हों, या पब्लिशिंग और पब्लिकेशंस को बहैसियत एक शोबा पढ़ाया जा रहा हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप मास कम्युनिकेशन के काफ़ी पुराने बैच से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में बुक प्रोडक्शन का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता हो। मुमकिन है हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। अगर आप में से किसी के इल्म है तो बताएं। अगर मुखल्लों में सवाल ये पूछूं कि अगर आपको नहीं पढ़ाया गया तो इससे आपको क्या फर्क पड़ा? ये तो जाती, मेरा जो शौक डेवलप हुआ है वो खुद ब खुद हुआ है। किताब से, घर में एक किताब का कल्चर था, किताब का रुझान था, पढ़ने का शुरू से देखा। उसके बाद मुझे अपनी एक किताब, मैंने जो सबसे पहली एक मुरत्तब की थी और फिर उसको खुद ही प्रोड्यूस किया था, तो उससे मुझ में ये शौक पैदा हो गया कि मैं किताबों को अच्छे तरीके से, किताब अच्छे तरीके से छपनी चाहिए। और बतौर कारी भी जाहिर है कि वो होती थी, ख्वाहिश होती थी कि अच्छी किताब हो, उसमें प्रूफ की गलतियां ना हो, उसकी छपाई अच्छी हो, उसका कागज़ अच्छा हो, उसका टाइटल अच्छा हो, हाथ में लें तो लुत्फ आए। यहाँ में तारिक साहब ने एक किताब बात की कि ये पॉकेट बुक्स की, और तो इन्होंने सही कहा उन्होंने बाद में कि पॉकेट्स बुक जो है, आपको भी शायद याद हो कि वो पहले भी छपती थी छोटी छोटी, और मैंने तो उन पॉकेट बुक से बहुत सीखा है। शेख गुलाम अली की शख्सियात के ऊपर, जो इस्लामी शख्सियात थे, वो साइंसदानों पे और अदीबों पे किताबें थी, उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी जिंदगी, हालात जिंदगी के ऊपर। इसके बाद इन्होंने जो शायरी के मजमूए छापे हैं, इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब छापी, मज़ामीन पतरस, वो भी पॉकेट बुक के पॉकेट साइज में छापी, और वो इतनी पसंद की गई। मैं किताबें खरीद के और लोगों को तोहफे में देता हूँ। कोई किसी तालिब इल्म ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, किसी शादी में भी मैं तो देता हूँ किताबें, तक जो छोटे अपने घर के हैं और आसपास के हैं। तो मज़ामीन पतरस शेरी मजमूओं से ज़्यादा पसंद की गई मुझे। उसका जो फीडबैक मुझे लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी किताब है। एक बड़ा अच्छा यहाँ का इल्मी घराना है, उनकी बेटी की शादी थी, मैंने उनकी बेटी को भिजवा दी वो किताब। तो उनकी अम्मी ने फ़ोन करके कहा कि वो उसको इतनी पसंद आई है, वो पहले भी पढ़ चुकी है, लेकिन ये किताब इतनी पसंद आई है कि वो सराहने रख के सोती है। तो ऐसी किताबें, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ शायरी की किताबें नहीं, नस्र की अच्छी किताबें जो हैं
वो भी पॉकेट बुक में शाया हो सकती हैं, और अगर कम कीमत पे हो तो जाहिर है ज्यादा उनकी खपत हो जाएगी। सुहेल साहब, हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिए, और आपने अब तक जो गुफ्तगू हुई है इसमें कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो, चूंकि हम घंटा हो गया है हमें गुफ्तगू करते हुए, तो मैं सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे इसको एंड की तरफ चलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। मेरा नाम सुहेल डोसा है, और बेसिकली हमारा जो एज टीकेडीएन की मैं बात करूं तो उसमें कुछ कम्युनिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमारी जमात के लिए बेसिकली काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ का एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, उसको मैं देखता हूँ, वहाँ पे जितनी बुक्स आती हैं। और हमारा जो मेन सेंटर मैं कहूँ या हेड ऑफिस अगर कहा जाए रिलीजियस बुक्स के हवाले से, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडी सेंटर लंदन है। आप अगर वेबसाइट सर्च करेंगे तो उस पर आपको बहुत सारी चीजें वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडी सेंटर लंदन है वो सेंट्रली है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस्माइली मतलब के लोग हैं उनके लिए वो बुक्स जो है वो छापता है। और बेसिकली वो सिर्फ उनके लिए नहीं छापता, वो पूरी दुनिया के लिए छापता है। तो जो भी उसको पढ़ना चाहे वो बुक अवेलेबल कर दी जाती है, और वो बुक अवेलेबल वहां पर आपको मिल जाएगी वहां से। और मतलब बहुत सारे जो है हमारे साथ पब्लिशर ज्वाइंट होते हैं, जैसे IB टॉरस है लंदन में, ऑक्सफोर्ड वाले हैं, ये जो है बहुत बड़े जो 2 पब्लिशर हैं जो इनके साथ कनेक्टेड है। तो वो बेसिकली पब्लिश हो रहा होता है। पाकिस्तान में इसका सिलसिला ये रहता है कि हमारे पास जो है हम एक पाक प्रिंट के नाम से छापते हैं, जो उनकी जो इंग्लिश कॉपी होती है वो एज इट इज हम उसी को जो है वो छाप देते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। वो हम एक PDF वर्जन भेज देते हैं और हम उसको उसी तरह जिस तरह की वो बुक बनी हुई होती है हमारे पास ओरिजिनल, उसी की हम एक कॉपी बना लेते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में सेल के लिए होती है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमसे ले जाते हैं, आउटसाइड कम्युनिटी के भी लोग होते हैं जो हमसे ले जाते हैं बुक्स। जैसे मैंने आपको अब्बासी कुतुब खाने वाले की बात की थी कि अब्बासी कुतुब खाना जो है वो भी हमसे कुछ बुक्स ले जाते हैं। ये फरमाएं कि पाकिस्तान में जो किताबें आप छपवा रहे हैं उसमें आपको किन किन मसाइल का सामना आ रहा है, या आपने क्या चीज पाकिस्तानी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में अलग देखी? आप रिलीजियस बुक्स पे जब आप काम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो हम मैटर करता है वो सेंसिटिविटी ऑफ द कंटेंट है। आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी देखनी पड़ती है उस बुक के हवाले से, कि कहीं भी किसी के हवाले से भी वो जो है ना बाई से मतलब समझे ना जहमत साबित ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। हम ये सबसे ज्यादा उसको जो है ना कंसीडर करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं जहां में ऐसा लगता है कि शायद ये बुक्स हमें हटा देनी चाहिए या खत्म कर देनी चाहिए। मतलब ऐसे ट्रांसलेशंस भी हमारे पास आए जिसमें हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये थोड़ी सेंसिटिविटी इसकी जो है बहुत ज्यादा है, तो हम इसको ना छापें, यानी ट्रांसलेशन होने के बावजूद भी हमने वो बुक नहीं छापी। तो इस तरह के सिलसिले भी रहते। किताब को हसीन बनाने के लिए आप पब्लिशर से, प्रिंटर से, डिजाइनर से आप क्या डिमांड करते हैं? देखिए, डिजाइनर से तो हम कोई डिमांड नहीं करते। बेसिकली हमारा अपना जो है सेटअप है डिजाइनिंग का इंटरनली, तो हम खुद ही डिजाइन कर रहे होते हैं उन चीजों को। अभी जैसे हमारी यहाँ गुफ्तगू हुई, आपने हमारे पैनलिस्ट को सुना होगा, इन्होंने कहा कि पहले होते थे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट टाइटल बनाते थे। क्या आप किसी बड़े आर्टिस्ट को हायर करते हैं? अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी मुझे भी मतलब मैं जब आया और मैंने ज्वाइन किया तो बड़ा मुझे सिलसिला हुआ, और मेरे लिए भी बाई से फख्र की बात है कि जॉन एलियन साहब आते थे हमारे यहाँ, और उन्होंने भी हमारी कुछ बुक्स का ट्रांसलेशन किया। तो अच्छा, जॉन एलियन का नाम शायद आई थिंक पूरी दुनिया जानती है। तो एक आध बुक हमारे पास, मेरी नजर से तो सिर्फ एक ही बुक गुजरी उन जॉन एलियन साहब की। तो बड़े जो हमारे एक शेख साहब हुआ करते थे मरहूम, वो बड़ा उनसे कनेक्टेड रहते थे, और वो उनकी बातें बताया करते थे कि जो जॉन एलियन साहब जब हमारे पास आते थे तो मतलब बड़ा उनका रुझान हमारी तरफ बड़ा था, और वो बहुत सारी चीजें उनकी थी, लेकिन वही है ना जब हालात और वो चेंजेस होती रहती हैं तो फिर वो शायद सामने नहीं आई बुक्स। आगा खान साहब जो हैं, आगा खान 3 जो तहरीक पाकिस्तान में हुआ करते थे, आगा खान 3 सुल्तान मोहम्मद शाह हम कहते हैं। जी। तो उनकी एक किताब थी इस्लाम मेरे मोरसों का मजहब, तो उसमें से एक टॉपिक जो है उन्होंने क्या कहते हैं ट्रांसलेट किया था जॉन एलियन ने, और वो फिर हमें दिया था। तो वो एक छपी थी हमारे पास, और मतलब अब मेरे ख्याल में उसकी भी हमारे पास ज्यादा कॉपी नहीं होंगी, बहुत कम दे गई। हमें यहाँ पे तस्नीम फारूकी साहब ने ज्वाइन किया है और अजीज साहब ने ज्वाइन किया है। मेरा नाम अजीज बिलग्रामी है और मैं
लंदन में मुकीम हूँ और मेरा थोड़ा बहुत मैं भी लिखना शुरू किया है मैंने। आई स्टार्टेड राइटिंग और तो बस उसी हवाले से मैं मतलब ख्वाहिशमंद हूँ कि मुझे जितना ज़्यादा समझ में आ सके। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस वर्क्स। तो Excellent. ये है मेरा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेलकम जनाब। वी हैव एज आई सेड कि सर मैं आफ्ताब जी, साहब सर। अर्ज करूंगा कि अजीज बुलग्रामी साहब मेरे स्कूल फेलो हैं और ये बहुत नफीस इंसान है, इल्म दोस्त हैं और लंदन में रहते हैं 40 साल से। और मैंने क्योंकि ये सेमिनार जो लग रहा है ना, ये लग रहा था कि सिर्फ इस्लामाबाद और कराची की बेस पे है, तो मैंने इसको बैनुल अक़वामी करने के लिए इनको कहा कि भाई आप ज्वाइन कर लें। बहुत अच्छा किया आपने, ग्लोबल कर दिया आपने इसको। जी शाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक की जितनी गुफ्तगू हमारे सीनियर साथियों ने की है ये बहुत कीमती है और ख़ासतौर पे तारिक साहब ने अपने तजर्बे की रोशनी में इस पूरी गुफ्तगू का जो पस मंज़र है वो फैला दिया है। तो मैं 2-3 चीज़ें जो गुफ्तगू में सामने आई निकात, मैं इन पे अपनी राय थोड़ी सी सामने रखना चाहता हूँ उनको मज़ीद खोलने के लिए। एक तो खैर हमारे जो है इकबाल साहब, उन्होंने बात की शुरू में फ़ॉन्ट की और वो जो फ़ारसी के ख़त की बात की। अच्छा, मैं मेरा अपना ज़ाती पस मंज़र चूँकि किताबत का भी रहा, मैंने अपना इस शोबे में जो आगाज़ किया था वो किताबत से किया था। बाकायदा हैदराबाद में हमारे उस्ताद शफीक मरहूम से मैंने तख्तियाँ और वसलियाँ सीखी हैं, तो वो पस मंज़र भी है। तो मैं इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर खुद जो शिकस्ता ख़त है या ईरानी नस्तालीक, ये दोनों बहुत पसंद है। लेकिन पाकिस्तान में उर्दू पढ़ने वाले, क्योंकि हमारी जो लोकल नस्तालीक है, पहले किताबत होती थी लाहौरी या दहली, और फिर अब जो फ़ॉन्ट की शक्ल में नूरी या जमील या अब तो और भी आ गए जो किताबत से करीब हैं। हमारे दोस्त महर साहब हैं लाहौर से, उन्होंने फ़ॉन्ट डेवलप किए हैं और वो अवेलेबल भी कर दिए उन्होंने। वो बहुत खूबसूरत है, वो बिल्कुल किताबत के करीब है। तो हमारा जो रीडर है उसकी जो तरबियत है ना दहाइयों की, वो इसी नस्तालीक के साथ है। तो यहाँ पे वो किसी और ख़त को अचानक से जो अडॉप्ट कर लेना किताब के मतन के लिए, खफ़ी के लिए ख़ास तौर पर, पूरा जो मतन होता है उसके लिए तो हरगिज़ वो मुनासिब चीज़ नहीं है, वो यहाँ नहीं चल सकेगी। लेकिन खूबसूरती के और एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग या सब हेडिंग या उन्वानात या किताबों के टाइटल, उसमें ये फ़ारसी ख़त यूज़ किया जा सकता है। और बल्कि मैं अपने इदारे अमल मतबूआत, जहाँ से तकरीबन उर्दू के सब टाइटल उसी ख़त में करता हूँ, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसमें बड़ी गुंजाइश है डिज़ाइन की, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उस पर। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इन्होंने बात की अभी हमारे साजिद साहब ने कि मतन बहुत अहम है और वो रूह है, और बाकी चीज़ को जो प्रेजेंटेशन है उसकी अहमियत को ज़रा सा उन्होंने कम बताया। ये उसूली बात तो दुरुस्त है, उसूली सतह पे तो ये बात मुझे उनसे इत्तफाक है। लेकिन ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन ऐसी नहीं, और कम से कम अब तो बिल्कुल ऐसी नहीं रहेगी। जैसा कि वो दूसरे हमारे साथी ने उस पर बात की भी है कि किताब अट्रैक्ट तो करे ना पहले मरहले में। अब तो मसला ये है कि हमने अपने रीडर और यूज़र को किताब के करीब लाना है। ये आज से 40-50 साल पहले वाला मामला नहीं है कि जिसने किसी मौजू पे पढ़ना है उसने पढ़ना ही है, चाहे जैसी भी चीज़ मिल जाए। अब तो वो जो गैप पैदा हो रहा है, दूरी पैदा हो रही है खासतौर पर नौजवानों की, उसको अगर आप जहन में रखें तो किताब की सॉरी खूबसूरती, मानियत, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, मतन के बराबर ही आप समझ लीजिए। बिल्कुल ये अच्छी बात है या बुरी बात है जो भी है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको जहन से नहीं निकालना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने बल्कि डोज किया मेरी वो साइज वाली बात को, चलिए वो तो फिर ठीक हो गया, वो साइज पे बात होनी चाहिए। फिर आपने बात की कि यहाँ पर ट्रेंड सेटर्स बैठे हुए हैं। बिल्कुल तारिक साहब ने जिस तरह कहा कि इन्होंने बहुत पुराने इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं, मैं आपसे अपना अर्ज करता हूँ कि मैंने 2005 में जो पहली किताब छापी थी, प्रोफेसर इनायत अली खान का एक इंतखाब था मजमूआ का नाम निहायत, उसकी कराची रीजन प्लाजा में तकरीब भी हुई थी। वो खुद एक बहुत ही अजीबोगरीब नया सा साइज था, और मैंने तकरीबन 1 साल उस पर लगाया था एज ए डिज़ाइनर, बल्कि कॉपी मेरे पास पड़ी है। मैं अगर आपको अंदाजा हो रहा हो इसकी जो प्रोपोर्शन बनती है, तो ये बिल्कुल एक यूनिक साइज था। और ये 23-36 में से ये न 16 थे न 8 थे, बल्कि ये शायद 9 निकल रहे थे, और ये 5.5 बाई 9.25 इस तरह का साइज था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रेंड में सेट करना चाहिए, लेकिन हम लोग बाज़ औक़ात कारोबारी हैं चूँकि, तो हम वो कमर्शियली ड्रिवन ज़्यादा होते हैं। और फिर जब स्केल पे बात जाती है, हालांकि यहाँ तो 1000 से ज़्यादा किताब बहुत कम छपती है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, अच्छा किताब 36 ही होनी चाहिए।
तो एक तो वो चीज थी, वो उन्होंने बात की। हमारे साथ तस्नीम फारूकी साहब है। तस्नीम साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जो किताबों का आ रहा है वो ये कि जो आपकी टारगेट मार्केट है उस सेगमेंट को अगर आप डिवाइड कर लें तो एक तो वो है जो हमारे कोर्स की किताबें पढ़ते हैं फ्रॉम नर्सरी टू ऑल देयर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि मेरा थोड़ा सा दूसरे एंड पे हूँ, ना किताब छापने वालों में हूँ ना बेचने वालों में हूँ, तो मैं एक लाइब्रेरी को चूंकि रन कर रहा हूँ, तकरीबन 12 घंटे मैं जब गुजारता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि लोगों को किताब पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है। किताब जो सिर्फ पढ़ते हैं वो मजबूरी के अंदर पढ़ते हैं और सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ते हैं, उससे हटके नहीं पढ़ते हैं। तो पहला आपका सेगमेंट वो है जो कि इम्तिहान पास करने के लिए किताबें पढ़ रहा है, और अच्छी किताबें प्रोड्यूस हो रही हैं उर्दू में, इसमें उसमें, लेकिन वो सारी की सारी वो है जो कोर्स से रिलेटेड किताबें, इससे हटके सोच नहीं है। जब हम इससे आगे निकलते हैं थोड़ा सा, फिर हमारी आती है ब्रांड लॉयल्टीज। कोई भी ब्रांड हो सकती है हमारी, पॉलिटिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, कि जिसकी वजह से लोग किताबें खरीदते हैं। तो आपका बड़ा सेगमेंट जो है 80 to 90% तो उसी में निकल जाता है। अब जो आप पास आपके 10% के करीब सेगमेंट बच रहा है मार्केट के अंदर, उसमें कुछ, आई एम सॉरी मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि पब्लिशर्स के कुछ ऐसे नेटवर्क हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट की लाइब्रेरी के साथ हैं कि जब वो बजट का सीजन आता है तो उनका कचरा भी निकल जाता है आराम से, और टाइटल प्राइस के ऊपर। तो जब वो टाइटल प्राइस पे कचरा निकलता है तो सब कुछ देने दिलाने के बाद भी उनको खासा मार्जिन बच जाता है। अब जो एक आम पब्लिशर है और जो एक आम मुसन्निफ है, उसको इस मार्केट में सेगमेंट करना है, दरसी किताबों में नहीं। दरसी किताबों में तो आपको 10% डिस्काउंट कोई नहीं देगा, लेकिन जो ये वाली टारगेट मार्केट कह रहा हूँ, वहां पे लोग 40, 50, 55% डिस्काउंट देने पर मजबूर हैं, इसलिए कि पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। तो और दूसरी समझ हो जाती है कि हमारे मुसन्निफ और हमारे पब्लिशर ब्लेम गेम में लगे रहते हैं कि कौन किसको खा गया, लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों ही साथ मरे हुए हैं। और किताबों की जो शेल्फ लाइफ है, उसको जो किताबों को रखना है, जो किताब में जाऊंगा और देखूंगा 2005 की छपी हुई है, मैं उसको नहीं पिक करूंगा, मैं 2021 वाली किताब को पिक करूंगा। तो मेरे जो कहने का मकसद था कि जब हमारे वो सेगमेंट बहुत छोटा सा है, टारगेट मार्केट बहुत छोटी सी है, तो यहाँ भी हमें कोई अमेजॉन टाइप की टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जहाँ पे बुक ऑन डिमांड, कि जिसको 2 किताब चाहिए उसको 2 किताब प्रिंट होके मिल जाए, तब तो हम सरवाइव करेंगे। वरना 1000 किताब में ऑफसेट पे छपवा दूं या 50 किताब में डिजिटल पे छपवा दूं, ये मसले का हल नहीं है। और सबसे बड़ा मसला वही है कि लोग किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो चूंकि इंटरव्यू करता रहता हूँ बार बार, और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, ये हुए, वो किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और बल्कि तारिक साहब को मालूम भी है कि अब तो हमने अपने यहाँ लाइब्रेरी में कहना शुरू कर दिया कि हमें अपनी लाइब्रेरी के लिए कोई किताब डोनेशन में नहीं चाहिए, किसी भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रीडर चाहिए डोनेशन के अंदर, जो यहाँ आके बैठे और फ्री में किताबें पढ़ लें। तो इस मसले को हल करें कि आपके यहाँ जो है, मैं बताता हूँ कि वो असल मसला वही है, हम जितना मर्जी झगड़ा कर लें, टारगेट अगर आप देखेंगे कि जो क्लासिकल रीडिंग है, जो एक देखिए कुछ सिक्का बंद वो है जो कि हमेशा हर दौर में बिक जाएंगे, मुश्ताक बिक जाएगा, यूनुस बट बिक जाएगा, ये सब बिक जाएंगे ये, ठीक है। लेकिन जो न्यू एंट्रेंट है वो कहाँ से बिकेंगे? वो किताब छापते हैं, उनकी साइकिल बिकती है, उनका प्लॉट बिकता है, किताब नहीं बिकती है। और फिर ये लोगों ने भी अजीब वो खराब कर दिया है कि जब किताब छापते हैं अपनी, तो वो खुद ही जगह जगह जाके वो किताबें अपनी बांटते फिरते हैं फ्री के अंदर, ये तो अपनी वो किताब की खुद ही बेवकूफ़ी कर देते हैं अपने हाथ से किताबों को तकसीम करके। मैं ऐसे बहुत से ऑथर से मिला हूँ जिन्हें 500 1000 छापी हैं और 28-30 से ऊपर किताबें नहीं बिकी इनकी। मैं आई एम 100% श्योर कि जो फिगर उन्होंने दी थी कि 28 किताबें वो थी, इसके पैसे आए, 150 वो थी जो मैंने फ्री बांटी, और बाकी मेरे अब्बा घर में रखी हुई सारी किताबें ये। तो इसको जरा देखें, इसका क्या हल निकाला जाए। बहुत अपने इतने वसी मौजूआत पर इतनी जल्दी आपने तस्नीम साहब इज़हार ख्याल कर दिया है कि बहुत सारी चीज़ों को तो हमें यानी मुझे उसको हजम करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और लेकिन जो एक बात आपने मजे की कि अब हमें कारी भी डोनेशन पे चाहिए। नहीं पढ़ते लोग, नहीं पढ़ रहे किताबें, मैं क्या बताऊं कि लोग किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि हम इन सारी चीजों पर बात करें। यकीनन इससे कोई मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, लेकिन मसाइल को हल करने के लिए हाईलाइट करना पहले जरूरी है कि मसाइल हैं क्या। और आज इस गुफ्तगू में जो अच्छा, मैं एक आखिर में आपका मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने बहुत ही अच्छा मौजू लिया और इस पे जो है ये मुकालमा होते रहना चाहिए ताकि कोई रास्ता निकले किसी अंदाज से, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो है हर किस्म की हम फॉरवर्डेड पोस्टें भेजते रहते हैं, लेकिन ऐसे संजीदा मौजूआत पे मुकालमा नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे जब भी होगा तो यकीनन मैं चाहूंगा आप लोगों से सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। सर जो शायद साहब ने एक और बात की अभी कि अब कारी से हमें रिश्ता जोड़ने के लिए हमें उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें नई नस्ल को किताब के साथ जोड़ने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा।
आप सब नए करते भी रहे हैं, नए तजुर्बात भी किए हैं, आपने ट्रेंड सेटिंग भी आपने की है। कुछ तजुर्बात उसमें कामयाब हुए, कुछ नाकाम हो गए, लेकिन आपने फिर भी ये रिस्क लिए, कारोबारी नुकसान भी हुआ। तारिक साहब, ये फरमाएं कि ये जो आपने ग्लोबल इंडस्ट्री के जो फिगर्स आपने हमें दिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी कभी इसी हवाले से कुछ आइंदा चंद आने वाले सालों में हम कोई ऐसा कैचअप कर पाएंगे, या हम कोई किसी तरह इस सफर में कोई शामिल हो सकेंगे कुछ? मेरा ख्याल में तो सर शायद मुमकिन नजर नहीं आता। उम्मीद बहरहाल हम, क्योंकि इसके कायल हैं कि मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि बात जो अभी तस्लीम भाई ने की है, हकीकत बात तो यही है, जो सख्त बात है, बिल्कुल सच बात है कि कारी और इल्म ये तरजीहात में है नहीं। किताब का रोना तो हर वक्त लोग रोते हैं कि किताब महंगी है, और अगर ये तरजीहात में हो तो फिर चीज ली जाए ना। इल्म की वैल्यू नहीं है, और नए लोग ऐड नहीं हो रहे हैं इसमें। जो लोग हैं जो पहले से जिनको आदत है पढ़ने की, या वो तो किसी हद तक वक्त निकाल रहे हैं। और मोबाइल जो एक ऐसी चीज है जिसके ज़ाहिर है बहुत बेपनाह फायदे भी हैं, मगर ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा टाइम खा जाता है कि वो, मैं अपनी ज़ाती बात करूँ कि जो मेरी पर रीडिंग की हैबिट थी और जो मैं टाइम देता था, ये मोबाइल की वजह से वो कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे कारोबारी वजूहात भी हैं इसकी, और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो ये सारी मसाइल हैं, मगर ज़ाहिर उम्मीद रखनी चाहिए कि तो हम कह सकते हैं कि शायद मैं अजीज भाई से ये जरूर कहूंगा कि वो ज़ाहिर है इतने अरसे से रहते हैं, वो वहाँ का अपना एक्सपीरियंस जो है ना जरूर शेयर करें कि वहाँ लोग पढ़ रहे हैं क्या, और वहाँ उनका अपना जाती मुशाहिदा क्या है। राइट, ओके। सबसे पहले तो मैं शाहिद साहब और सॉरी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत साफ आ रही है जी आपकी आवाज। राइट, ओके। देखिए, सब मेरा ख्याल है कि अगर हम लंदन और कराची का पहले तो ये मुआजना ना करें तो बेहतर है, सही ना, क्योंकि वो मुआजना है ही नहीं किसी भी तरीके से। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बात? जी बिल्कुल ऐसे ही है। दो 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 ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। मतलब नहीं, वो इसके असल में देखिए, अभी आप मैंने शाहिद साहब को सुना, और उसके बाद दूसरे जो साहब जो थे जिन्होंने अभी बहुत 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 वैसी बात करी कि मतलब बिल्कुल पढ़ने का शौक खत्म हो गया तस्नीम है। फारूकी साहब हैं हमारे साथ। तस्नीम फारूकी साहब, मेरा देखिए, मैंने तो अभी फौरन 5 मिनट बाद ज्वाइन किया है, और आप यकीन जानिए कि मैं जितना तारिक भाई का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कि यानी समझिए कि उन्होंने मेरे तार छेड़ दिए, आप लोगों ने, शाहिद साहब ने और तसीम साहब ने मेरे तार छेड़ दिए कि हमारे यहाँ से पढ़ने का रुझान खत्म हो गया है। राइट, अच्छा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग क्या करें। मतलब हम लोग सब ये बात तो तस्लीम कर लिया, समझ लिया कि कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा। तो मेरे ख्याल है हम लोगों को सर जुटाना होगा। सबसे पहले इस बात पे हमको थिंक टैंक लाना होगा, इस बात पे हमको बैठना होगा कि हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें, और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो नहीं पढ़ रहे हैं। जिम्मेदारी देखिए कर रहा हूं कि ये एक दिन में हमारा बैठ करके हम इसका हल नहीं निकाल सकते। हम लोगों को एक रेवोल्यूशनरी उस पर आ करके हम लोगों को बैठना होगा, इसके ऊपर बात करनी होगी, और यानी कोई ऐसा हल वो लाना होगा कि जिसपे के हम कहीं से वो शुरू कर सकें। अच्छा, ये तो एक है। अच्छा, तो इसके लिए मेरी जहां तक जरूरत हो सकती है, मैं उसके लिए आप लोगों को वक्त देने के लिए तैयार हूं, और मेरे पास जो जो आइडियाज हैं, जो कुछ हैं, वो मैं आप लोगों को दे सकता हूं। अच्छा, एक चीज जो हमारे यहाँ बहुत होती है, और ये मैं मतलब ये हर वो शख्स जो लंदन में मुकीम है, और मैं अपने आप को लंदन पे ही मुहित करूंगा क्योंकि मैं यहाँ से हूँ, कि हमारे यहाँ दफातर में, मैं आ रहा हूँ एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अगर इसको आप सोल्यूशन के उससे लें कि कैसे हम इनकलकेट करें हमारे बच्चों को, हमारे नई जनरेशन को, कि वो पढ़ने की तरफ आए। हमारे तमाम बड़े जो दफातर हैं यहाँ लंदन में, उन दफातर में एक कोने पे किताबों का एक वो होता है, शेल्फ होता है,
और वो किताबें फ्री होती हैं, किसी के खरीदने की नहीं होती, किसी के बेचने की नहीं होती है। वो होता यह है कि मिसाल के तौर पे कि मैंने कोई किताब खरीदी है अपने घर में और वो मैंने पढ़ ली है, वो मैंने ला करके वहां दफ्तर में जाकर ला करके रख दी, और उसके सामने दफ्तर में जो वहां जो शेल्फ के ऊपर जो किताबें हैं उसमें से मैंने कोई किताब उठा ली, और एक समझिए कि ये साइक्लिंग एंड रिसाइकलिंग का ये एक प्रोसेस है जो कि वो चलता चला आ रहा है। और ये आप यकीन जानिए कि मैंने अपनी जिंदगी में तकरीबन मेरे ख्याल से कि आधी किताबें जो पढ़ी हैं वो मैंने उन शेल्फों से पढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है? मतलब हम सुन रहे हैं, आप बहुत उम्दा बात कर रहे हैं कि किताबों मतलब यह है कि देखिए मेरे ख्याल से कि जो लफ्ज है, दो लफ्ज हैं। एक लफ्ज है इनकलकेट, कि हम इनकलकेट कैसे करें और हम क्या इंसेंटिव दें। देखिए ये तो अब आपको वो कर लेना होगा कि जब तक कि आप अपने हमारे बच्चों को इंसेंटिव नहीं देंगे, उससे पहले वो अब किताब की तरफ माइल नहीं होंगे, किताब पे नहीं आएंगे। और मेरा अपना बच्चा, मेरा इस वक्त एक बेटा है जो 15 साल का है, उसको मैंने आज से एक 6 महीना पहले उसको एक मैंने वो दिया कि तुम 50 किताबें पढ़ोगे तो मैं तुमको टेलीस्कोप ला करके दूंगा। और उसको वो इंसेंटिव पे उसने 50 तो नहीं पढ़ी, जाहिर है वो मुझे भी पता था कि वो 50 नहीं पढ़ेगा, लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूं कि उसने उस टेलीस्कोप के सामने उसने 5 किताबें पढ़ के मुझे दिखा दिया। और जब वो 5 पढ़ लिया तो फिर मैंने वहां पे उसको टेलीस्कोप ला करके दे दिया। तो मेरा कहने मतलब हाँ ठीक है, ये सौदा महंगा था और ये सौदे महंगे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है चूंकि इस यानी मैं तैयार तो नहीं आया था ना इस मीटिंग में, तो बगैर तैयारी के मेरा आप लोगों को वो ये है कि मेरा ख्याल है कि हम लोगों को काम जो करना होगा पाकिस्तान में वो करना होगा कि हम इंसेंटिव्स लेकर के आए। अब मैं ओवर टू तारिक भाई, आप क्या कहेंगे? और शाहिद साहब, आप लोग क्या कहेंगे? शुक्रिया अजीज भाई, बहुत इनायत आपकी, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। यकीनन आपने बिल्कुल, मैंने आपको लेट लिंक भेजा और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छी आपने तजवीज़ दी है। मैं भी, मेरा ताल्लुक रोटरी से भी है, तो वहाँ पे हमारे जो क्लब है उसको 50 साल हुए हैं, तो उसमें हमने तजर्बा किया है कि हमने एक फंड इकट्ठा करके उसमें तकरीबन 100 के करीब किताबें खरीदी हैं। और जो ऐसे लोग हैं हमारे मेंबर्स जो कि नहीं पढ़ते, उनको कहा है कि भाई आप हर मीटिंग में एक किताब ले जा सकते हैं और दोबारा जब आए तो वो ले आए और चेंज कर लें। और ये सब चीजें हैं जो करने की जरूरत है कि लोगों को लेकर आया जाए इस तरफ। अच्छा, मैं अगर आप इजाजत दें, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे आप एक असल में वो जस्ट मैंने शुरू ही में आप लोगों से कहा कि आप लोगों ने मेरे वो तार छेड़ दिए जो मैं सो रहा था, और आप लोगों ने मुझे एक उस पे ला करके खड़ा कर दिया बीच मैदान में, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करूं। अच्छा, ये जो मौजू है ना आपका कि हम किस तरीके से अपने बच्चों में वो करें, यानी इनकलकेट करें, ये मेरे बहुत करीब है। ये इसके ऊपर मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं तकलीफ में आ जाता हूँ। एक छोटा सा वाकया अगर आप सुनाने की मुझे इजाजत दीजिए। जब मैं 13-14 साल की उम्र में मैं वेस्ट अफ्रीका में मैं वहां पे था, मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग थी, तो उस पे मैं वहीं पर रहता था। तो वहाँ एक लाइब्रेरी थी हमारी, मतलब अब्बा जिस दफ्तर में थे वहाँ एक लाइब्रेरी थी। तो वहाँ उसकी जो लाइब्रेरियन थी वो एक श्रीलंकन औरत थी। तो हम जाते थे, किताबें देखते थे और बाहर आ जाते थे। तो उसने एक दिन मुझसे कहा कि अजीज, यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, तो तुम कोई किताब पिक करो यहाँ से। तो खैर वो मैंने किताब पिक कर ली। उसका बाद उसने मुझसे कहा कि तुम जो हो इसको 1 हफ्ते में तुम पढ़ करके आकर के मुझे बताओ कि तुमने क्या पढ़ा। अब वो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया, और मैं जाहिर है वो एक नॉवेल था, वो मैंने पढ़ा, और पढ़ के मैं जब 1 हफ्ते के बाद जब मैं वापस गया हूँ और थोड़ी तैयारी के बाद गया कि वो जब मुझसे पूछेगी कि तुमने क्या पढ़ा, तो जब मैं गया हूँ तो आई वॉज काइंड ऑफ रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस कि मैंने क्या पढ़ा। तो कहने कि लुक, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू व्हाट यू हैव रेड, तुम एक काम करो, तुम ये दोबारा जाओ और इसको एक दफा फिर पढ़ करके आओ।
and she made me, that lady, she made me to read that same novel about 4 times. 4 दफा उसने मुझे वो नॉवेल जब पढ़वा के बाद जब मैं वापस गया हूं तो उसने मुझे एक कलम दिया. She gave me a pen. और उसने कहा कि look, I'm not going to ask you कि तुमने क्या पढ़ा, तुम अब जाओ, जा करके तुम इसको लिख करके अपने लिए रख लो कि तुमने क्या पढ़ा. तो again that goes back to the same point कि incentives मेरे ख्याल से कि इस तरीके के आप लोग समझ सकते हैं, या ये जवाब आप लोगों को देना होगा कि पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके के छोटी छोटी चीजें ला सकते हैं या अब ये भी नहीं हो सकता. फरमाया कि पाकिस्तान को यूके से कंपेयर नहीं करना चाहिए. मैं यकीनन पाकिस्तान को ना यूके से कंपेयर करूंगा ना यूएसए से कंपेयर करूंगा, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि दुनिया में जो 30 ममालिक जिसमें सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं उसमें जो यूएसए का नंबर गालबन 24वां है और यूके का नंबर 27वां है. यूएसए के अंदर जो है तकरीबन 5-5.5 घंटा लोग पढ़ते हैं हफ्ते में किताब, और यूके में जो है 5 घंटा और 18 मिनट करीब पढ़ते हैं. टॉप पे इंडिया है और इंडिया जो है उस लिस्ट को टॉप कर रहा है, जहाँ पे एक हफ्ते में 10 घंटे से ज्यादा 10.5 घंटा पढ़ते हैं किताबें. हमारा कल्चर एक है, सबकी एक है. किस इदारे की रिसर्च है? ये ग्लोबल रिसर्च है और मैं ख्याल में आपको भेज दूंगा, आप उसको शेयर कर लीजिएगा. और ये पूरा ये सारी रेटिंग है सारी इसकी है कि विच कंट्रीज रीड द मोस्ट और आवर्स स्पेंट रीडिंग पर पर्सन पर वीक. 30 ममालिक, पाकिस्तान तो खैर कहीं दूसरा आता नहीं है. तो पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखें. दूसरे हमारा फोकस ये है कि हम बच्चों को कोई इंसेंटिव देके पढ़ने मजबूर करते हैं. आई एम सॉरी टू से नो, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? इसलिए कि हमने अपने हाथ से किताबें उठा के साइड पे रख दी हैं. अभी तारिक भाई ने बहुत प्यारी बात की कि मेरी अपनी रीडिंग हैबिट कम हो गई है. नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं नाम ले देता हूँ कि मोहतरम अकील अब्बास जाफरी साहब, उनसे बड़ा मुहक्किक कोई नहीं जो है और इतने बड़ा रिसर्च कोई नहीं है. एक दिन वो मुझसे कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा सारा टाइम जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे निकल जाता है और किताबें मेरे सराहने पड़ जाती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ. तो सबसे पहले हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा कि बच्चे जब हम मेरे हाथ में किताब देखेंगे तो फिर तो होगा ना. ये तो पॉसिबल नहीं कि मेरे हाथ में वो देखे आईफोन और मैं उनको पकड़ा दूं आली पर क्या दूसरी महमूद पर क्या भी थी. इस पर सोचिए कि हम किस तरीके से, मतलब वी आर दी रोल मॉडल्स, हम लोग सोसाइटी के रोल मॉडल हैं. अगर जिस पे हम अमल नहीं करते हैं उस पे हम बच्चों को इंसेंटिव देके टॉफी देके हम कैसे उनको पढ़ने में मजबूर कर देंगे. बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, इतनी कह रहा था. मैं इजाफा करना चाहूंगा इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आफ्ताब साहब. असल बात ये है, यानी मुताले को बढ़ाने के, माशरे में मुताले को बढ़ाने के हवाले से बात हो, तो इसमें डेफिनेटली हमें फोकस तो बच्चों पे करना है, नई नस्ल पे करना है. जाहिर सी बात है, जो काम ये आज इख्तियार कर लेंगे वो चीज़ जिंदा रह जाएगी. आप और मैं तो शायद जैसे तैसे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ लेंगे, लेकिन नई नस्ल को इन्वॉल्व करना जरूरी है, चाहे वो इंसेंटिव देकर हो चाहे वो किसी और तरह से. हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बच्चे आपको देख के पढ़ करते हैं, तो हमारे हाथ में भी किताब होनी चाहिए. घर में किताब का कल्चर पैदा करना चाहिए, किताब का माहौल पैदा करना चाहिए, किताब की मौजूदगी जरूरी है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने किताब को शौरी तौर पे मुताले और किताब के फ़रोग़ के लिए कोई कोशिश हम ख्वाहिश तो रखते हैं, हमारे अंदर दर्द भी है, गुफ्तगू भी होती है, इसमें अफसोस भी होता है, नोहा भी पढ़ा जाता है, लेकिन अमलन कुछ हम नहीं कर रहे होते. मैं चंद बहुत आसान सी बातें यहाँ पे टिप्स के तौर पर सामने रखता हूँ. मसलन आप में, हम लोग, आप लोग, हम सब किसी न किसी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी खास शोबे से वाबस्ता होंगे. कुछ प्रोफेशनल होंगे, कुछ कारोबारी लोग होंगे, कुछ तदरीस से वाबस्ता होंगे. तो हम जिंदगी में जहाँ भी बैठे, किसी महफिल में बैठते हैं, 4 लोगों में बैठते हैं, कहीं होटल में खाने पे बैठते हैं, या इवन फेसबुक पे गपशप चैट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ हम इंगेज हो रहे हैं दूसरे लोगों से, वहाँ हम अगर शौरी तौर पे उस मौजू से मुताल्लिक, उस टॉपिक से मुताल्लिक या उस शख्स की दिलचस्पी को ज़हन में रखते हुए किसी किताब का हवाला लें, किसी किताब जो हमने पढ़ी है उसमें उसका कोई इक़्तिबास या उसका कोई टोटका वो शेयर कर रहे हैं. यानी डे टू डे लाइफ में हम अगर किताब को रिलेट करें, किताब के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाएं. सो मच सो, मतलब मुझे पता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे इंतजार करना है, तो मैं छोटी सी पॉकेट साइज या सॉफ्ट पॉइंट कोई किताब ये सोच के जेब में रख लेता हूँ कि यार वहाँ जाके मैं इसको निकालूंगा, मेरे हाथ में होगी, मैं कुछ पढ़ूंगा या कम से कम पढ़ने की एक्टिंग ही कर लूंगा. तो मेरे साथ बैठे हुए 4-6 लोग देखेंगे, कुछ आके शायद पूछ लेंगे, कुछ शायद मुझसे लेके ब्राउज कर लेंगे.
तो कम से कम वो किताब वहाँ पे एक किताब की हैसियत से जिंदा तो हो गई ना। बहुत उम्दा, हमने बिल्कुल साथ ठीक, अपनी एंगेजमेंट को बिल्कुल डेवलप ठीक है, किया ना। बिल्कुल ठीक है। ये अभी वो जैसे काम है जी क्या बिल्कुल दौरान हम ट्रेन में, बस में, मेट्रो में जा रहे हैं तो क्या अर्ज है, हमारे पास किताब हो होनी कम चाहिए, से कम उतनी देर के लिए हम उसको शो ही कर लें कि यार वी आर ऐसे ही है, रीडिंग। ऐसे ही तो है। ऐसे बेशुमार मौके अगर हम अब गौर करें अपनी जिंदगी में तो हमें मिलेंगे कि जहाँ पे हम किताब के साथ एक ताल्लुक को अलामती तौर पे या जेन्युइनली उसको हम जिंदा कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, उसके साथ खुद को बिल्कुल ऐसे एंगेज ही। कर सकते आपने कहा कि बच्चों को एंगेज करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना एक इस साल किया हुआ काम बता दूं, आप वाकिफ हैं उस बात से कि मैंने स्वीडन की एक बच्चों की कहानियों की किताब इस साल हैं। तर्जुमा की थी, एस्ट्रिड लिंडग्रेन की, जिसको यूनेस्को पाकिस्तान ने शाया किया है। और वो 3000 बच्चियों में स्कूलों में तकसीम की गई और उसके बाद उसके ऊपर टीचर ट्रेनिंग हुई। फिर हमने टीचर ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप किया जो उन बच्चियों को पढ़ाया गया उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए। और सुहेल डोसा साहब वाकिफ हैं कि हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम होता है एकेडीएन में काफ़ी, तो वो एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का एक कोर्स करिकुलम बन गया, वो कहानियाँ। फिर हमने उस किताब को मजीद बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हम कैसे इंगेज करें उनको, पाकिस्तान के मशहूर फनकारों से पढ़वाया और उनकी स्टोरी रीडिंग सेशंस हुए। और उसके बाद पाकिस्तान के 7 बड़े, सानिया सईद और फवाद खान और दीगर फनकारों ने उन कहानियों को पढ़ा। फिर हमने उन्हें यूट्यूब पे अपलोड किया और अब वो जगह जगह वो बच्चे उन्हें पढ़ रहे हैं। तो किताब को ही एक स्टेप आगे ले जाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी और उसमें पैसे भी बहुत सारे लगे, वो यूनेस्को पाकिस्तान ने दिए, लेकिन रीडर को एंगेज करने का जो तजुर्बा है वो काफी एक्सटेंसिव रहा। एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। किताब बच्चों, जाहिर है किताब उसी वक्त पर फरोग पाएगी, किताब ख़वानी, जब हम बच्चों में ये आदत पैदा करेंगे। और वो स्कूल के लेवल के ऊपर होना चाहिए। स्कूलों में लाइब्रेरियां नहीं है। स्कूल 2 तरह के हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी स्कूल का हाल सबको पता है। प्राइवेट स्कूल इतने कमर्शियल हो गए हैं कि वो किताब की अहमियत को, लाइब्रेरी तो होती है उनके यहाँ, लेकिन किताब, बच्चों को किताब की पढ़ने की आदत पैदा करने के लिए उन्हें, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता। अगर एक आध चंद स्कूलों में होता हो तो बहुत अच्छी बात है, और वो मेरे इल्म में नहीं है। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं जब सेकेंडरी स्कूल में था तो मुल्क के एक बहुत अच्छे स्कूल में था, जामिलिया में पढ़ता था। वहाँ पे हमारी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था। लाइब्रेरी में किताब, लाइब्रेरियन खातून होती थी, वो किताब हम अपनी मर्जी से ले तो लेते थे। किताब उठाने के बाद वो कहती थी इसको पढ़िए, और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद इसके ऊपर लिखिए कि आपने क्या पढ़ा। और हमारा लिखा हुआ एक फाइल हर बच्चे की होती थी, हमारी फाइल के अंदर चला जाता था कि मैंने ये किताब पढ़ी और मैंने इस किताब में ये चीज़ें पढ़ी और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इस तरह की कोशिश एक मिसाल मेरे सामने है जिससे मैं गुजरा हूँ, तो वो उसको फरोग देने के लिए काम किया जा सकता है। घर में बिल्कुल सही बात कही कि घर में किताब का माहौल होता है तो बच्चे उठाते हैं, किताब समझ में नहीं आती उनके, और वो जानते भी नहीं बात, मतलब अगर उन्होंने अच्छी तरह, अभी छोटे बच्चे हैं हम नहीं, लेकिन वो किताब को देखते हैं, हाथ में लेते हैं, बरक उलटते हैं उसके। तो एक तरीके से उनके अंदर एक किताब अजनबी चीज नहीं रहती, और उनको पता लग जाता है कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज है। आप अगर उस किताब से कोई वाकया उनको उनके सतह का, उनकी ज़हनी सतह का पढ़ के सुना देंगे तो उनमें वो दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जिनको किताब को फरोग देने के लिए, किताब ख़वानी को फरोग देने के लिए इन चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि अगर इस सिलसिले को जारी रखना है तो एक अलग से मौजूद हो सकता है कि किताब ख़वानी को कैसे फरोग दिया जाए, और उस पर बिल्कुल ये इस पे अच्छे लोगों को जमा किया जाए और उनकी राय ली जाए। अफ्ताब साहब मुझे 30 सेकंड देंगे एक चीज मैं सुहेल साहब ने काफी देर से हाथ बुलंद किया हुआ है, सुहेल साहब आप फरमाइए। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और सिलसिला ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वाकई में बड़ी अच्छी कहीं कि किस तरह से हम बुक रीडिंग्स को जो है वो फरोग दे सकते हैं। हमारे यहाँ भी एक बुक रीडिंग का जो लोगों में रुझान पैदा करने का कि बुक खरीदी जाए, तो उसके हवाले से हम ये करते हैं कि एक जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं, कुछ अच्छे स्कॉलर्स हैं हमारे पास, तो वो जो क्या करते हैं वो पूरी एक बुक को पढ़ते हैं, उसमें से जो की थिंग्स होती है ना, जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उस पर एक बुक इंट्रोडक्शन बनाते हैं। वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, और मतलब
10 मिनट समझे मैक्सिमम होता है उस बुक के बारे में कहने का। तो वो कुछ ऐसी पॉइंट्स बता देते थे, और जब उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता था, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा बोलने वाला है ना, तो आई थिंक बुक सेल जो है ना वो फौरन हो जाती है। अगर उस बुक का जो हम कह रहे थे ना कि मतन अच्छा हो, तो वाकई में वो बुक्स हमारे रिकॉर्ड होता था कि 200-300 बुक्स तो उसी वक्त सेल हो जाती थी हमारी। हमें कभी उसकी वो नहीं रहती थी कि यार हम कैसे बुक सेल करेंगे। और दूसरा फिर हमने ये किया, ये कहाँ पे होता था ये जो ये इवेंट? असल में देखिए, मैंने आपको कहा ना, देखिए कम्युनिटी लेवल का सिलसिला है। तो हमारी जो कम्युनिटी होती है ना, तो उनके अंदर जब ये चीजें रुझानात बढ़ाने होते हैं ना, तो हम ये इस तरह से हमारे स्कॉलर्स और उनको यूज करते हैं। नहीं, मगर ये अच्छा, तकरीब कहाँ एक होती है? और जमात चीज़- खाने में होती है या कहाँ पे जी होती जी, जमात खाने के अंदर, जी जी, है? जमात खाने के अंदर होती अच्छा, ठीक। है। जी जी। तो इसके बाद हमने एक और चीज की, हमारी जितनी भी बुक्स थी ना, उसके हमने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बनाए। और उसके साथ जो है ना, हमारे जितने भी जो समझे एक तरह से स्टूडेंट्स टीचर्स होते थे ना, तो उनको हम कहते थे कि आप इस बुक को पढ़ें और इसके बारे में ना लोगों को, जैसे हमारी जमात को है ना, आपको बताना है, आपको वहीं खड़े रहना है, बुक वहीं होगी, बुक के पोस्टर लगे हुए होंगे और उसके की पॉइंट जो है ना बुक के, हमने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स से इस तरह से बुक एग्जीबिशन जिस तरह होता है, तो उसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि 300-400-500 बुक्स हमारी उसी वक्त सेल हो गई। और लोग वाकई में जैसे ही पूछने आते थे कि इस बुक में ये है, इस बुक में वो है, और इस बुक में ये है, आपको ये चीज पता चलेगी, मतलब जो इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना बुक के अंदर, तो वो हम उसको बताते थे। और जैसे बहुत अच्छा, हम कहते हैं, बहुत अच्छा। मैंने बड़ा अच्छा सुना था लोगों का कि है ना, जब भी आपको कोई बुक पढ़नी हो ना, तो आप पहले उसमें देखें आपके इंटरेस्ट की चीज क्या है, आप वहां से इसको स्टार्ट करें। जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको बुक पढ़ने का खुद ही मजा आएगा। खुद ही शौक पैदा है। बिल्कुल अच्छी टेक्निक आपने बताई, और मेरे ख्याल है कि यही बात कि और कारी को एक कैसे हुक करना है, हमें ये समझाना पड़ेगा। और एक चीज सबसे बड़ी जो मसला है ना उर्दू अदब में और उर्दू के हवाले से, कभी कभी जब हम, जैसे हम तो ट्रांसलेशन करते हैं, तो कुछ ट्रांसलेशन इतने मुश्किल होते हैं कि जब मैं पढ़ने जाता हूँ ना उन ट्रांसलेशंस को, जरा सा मतलब मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मुझे वाकई में कभी कभार लुगत लेके बैठनी पड़ती है कि यार ये मतलब बड़ा अजीब सा, और वो तसलसल नहीं बन रहा होता है। लेकिन कुछ ट्रांसलेशन इतने अच्छे होते हैं कि उसका तसलसल भी बन रहा होता है, और उसकी उर्दू जो होती है ना बड़ी सहल और आसान होती है, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि हाँ यार मतलब समझ में आ रहा है। सही अब है। वही बात है कि अगर एक बहुत मुश्किल इंग्लिश बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, और एक बड़ी इजी इंग्लिश बुक है, तो आप देखें दोनों के रुझानात बड़े अलग अलग होंगे। तो बहुत से लोग सुन रहे हैं आपको। अच्छा, तस्नीम साहब के साथ बहुत नहीं, सारे मैं लोग हैं। जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि इत्तेफाक से हमारी लाइब्रेरी में इस वक्त एक गैदरिंग हो रही है, जिसमें माशाल्लाह। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कोई लॉयर भी हैं, और सॉरी बैंकर भी हैं। और पिछले हफ्ते भी हम यही मसला लेकर बैठे थे कि किताबों की वो रीडिंग हैबिट कैसे बढ़ाई जाए। तो आज भी हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, और ये हमारी लाइब्रेरी का वो सेक्शन है जो अपने बच्चों के लिए बनाया है कि किताबों की हैबिट बनाने के लिए, यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह करने के लिए। सर, तो कौन ये सी हमारे लाइब्रेरी साथी है सारे ये? हैं थोड़ा सा जो ये बता आपकी दें। सारी गुफ्तगू से सुन रहे हैं और महसूस हो रहा है सारा ये। तो ऐसी गुफ्तगू होते रहिए, हम लोग इसमें यकीन आएंगे, और हमारी ये कंसर्न है कि किताबों को कैसे बढ़ाया जाए। मैं ये देखता हूँ कि हमारे बहुत से वो लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हमारी उम्र के और हमसे कुछ सीनियर लोग जो यहाँ मौजूद भी हैं, और इवन खुद पब्लिशर्स जैसे कि तारिक साहब, ये लोग सोशल मीडिया पे जब एंगेज होते हैं किसी भी मुकालमे में, किसी भी मौजू पे, खा वो पॉलिटिकल हो या कोई सोशल हो या कोई भी, तो वहाँ पे अगर हम शऊरी तौर पे इस बात का एहतमाम करें कि उस मौजू से मुतल्लिक जो किताब हमने शाया की है या हमने पढ़ी है या हमारे नोटिस में है, हम उसको वहाँ पे मेंशन जरूर करें। उससे उस किताब के बारे में, चूंकि वो वहाँ पे देखें ना, ऑडियंस तो वही होती है जो उस पर्टिकुलर मौजू से मुतल्लिक होती है। तो आपको इतनी अच्छी ऑडियंस अगर मिल रही है, टू द पॉइंट ऑडियंस, तो ये तो बड़ी कीमती चीज़ है। आजकल का दौर डाटा और ऑडियंस के दौर है। तो वहाँ पे हमें चाहिए कि हम उस किताब को जो रेलिवेंट हो उसको वहाँ मेंशन कर दें, उसका जिक्र कर दें, तो लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा, और वो फिर उस किताब को तलाश करेंगे या आपसे पूछेंगे और वो किताब तक पहुंचेंगे। ममनून हूँ, आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इतनी अच्छी आज गुफ्तगू की और खुद मुझे आगाह किया। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता था। हमारी गुफ्तगू का स्कोप इतना वसी है कि हमने पाकिस्तान के लीगल पब्लिशिंग के फ्रेमवर्क पे बात की, हमने इंटरनेशनल ट्रेंड्स पे बात की, स्टैटिस्टिक्स हमने देखे, लोकल हमने कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात की, हमने अपने बिहेवियर्स की, जो हमारे रीडरशिप बिहेवियर्स हैं उस पर बात की, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उस पर बात की। इतना वसी हमने आज एक स्कोप रखा। मुझे इतनी खुशी है कि आप सबसे आज मुझे बात करने का मौका मिला। तो जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज की थी कि ये पहला तो है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। और अभी अजीज साहब ने जैसे कहा कि हमें उन्होंने एक नया
फूड फॉर थॉट दिया कि हमें इस तरह के थिंक टैंक्स बनाने की जरूरत है कि जहां हम रीडरशिप को फरोग देने और पूरी पब्लिकेशन और पब्लिशिंग इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए संजीदा गुफ्तगू कर सकें। तो मे भी आज इस प्लेटफॉर्म से हम ये सजेस्ट कर सकेंगे कि इस तरह की मजीद चीजें आगे मजीद डिस्कशन में हो, और आप सब भी रहनुमाई कीजिएगा कि जब कभी भी ऐसा कोई मामला हो, आप समझें कि उस पर इज्तिमाई गुफ्तगू और गौर फिक्र की जरूरत हो, तो हम सब मिलकर बैठ के इसी तरह मुख्तलिफ दुनिया का मुख्तलिफ खित्तों से, बर आज़मों से, हिस्सों से अपना जहन मिला सकें और अपने ख्यालात को शेयर कर सकें। मैं आप सबकी आमद का और आपके वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम अनकरीब किसी और मौजू पर इसी तरह इकट्ठे हो सकें। तो आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बहुत प्रोग्राम शुक्रिया।